दोस्तों जरा सोचिए, अकबर का शाही दरबार, सोने की जड़ाई वाली दीवारें, रेशमी कालीन और बीचों बीच रखी सिर्फ एक शाही कुर्सी। पर उस कुर्सी पर बैठने की जिद कर बैठे दो दरबारी। जी हां, दोनों ने दावा किया कि ये कुर्सी सिर्फ उन्हीं की है। अब सवाल ये उठता है कि बादशाह अकबर क्या करेंगे? क्या दोनों को कुर्सी से उठाकर खड़ा कर देंगे या कुर्सी को आधा आधा काटकर बंटवारा कर देंगे? पर नहीं, असली मजा तो तब आया जब बीरबल ने दिमाग लगाकर ऐसा हल निकाला कि पूरी अदालत हंसी से गूंज उठी और दोनों दरबारियों की अक्ल ठिकाने पर आ गई। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक बिल्कुल अनोखी कहानी, दो दरबारी और एक ही कुर्सी की चुनौती। एक ऐसी कहानी जिसमें है अकबर की अनोखी सोच, दरबार की नोकझोंक और बीरबल की चालाकी। एक बार की बात है, फतेहपुर सीकरी का दरबार उस दिन जैसे हंसी और तनाव का मिलाजुला मंजर था। सुबह सुबह बादशाह अकबर अपनी गद्दी पर बैठे ही थे कि दरबार में अचानक हलचल मच गई। सबकी निगाहें उस ओर चली गईं जहां दरबार के एक कोने में रखी शाही कुर्सी पर दो दरबारी आधे आधे अटके पड़े थे। वो दृश्य कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कोई दो मुर्गे एक ही दाने पर चोंच मारने के लिए भिड़ गए हों। दरबारियों की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। ये तो बड़ा तमाशा हो गया, किसी ने कहा। अरे भाई, कुर्सी की लड़ाई अब राज्यसभा तक पहुंच गई, दूसरे ने ठहाका लगाया। दरबारी रामलाल, जो अपनी भारी भरकम देह और मूंछों की ऐंठ के लिए मशहूर था, गरजकर बोला, जहांपनाह, ये कुर्सी मेरी है। पिछले 5 सालों से मैं इसी पर बैठता आया हूं। ये मेरा हक है। तभी बगल में ठुंसा हुआ दरबारी गंगाराम भी पीछे न रहा। उसने अपनी पतली नाक को ऐंठते हुए जवाब दिया, गलत, ये कुर्सी मेरी है। जब आप जैसे लोग इस दरबार में नए नए आए थे, तभी से मैं इस कुर्सी को अपना आसन बनाए हुए हूं। दोनों एक दूसरे को कोहनियां मार रहे थे और चेहरों से ऐसा लग रहा था कि अगर दरबार का नियम न होता तो दोनों वही कुर्सी समेत एक दूसरे को पटक देते। अकबर इस दृश्य को देखकर पहले तो हंसी दबाने लगे, लेकिन फिर उनका शाही गुस्सा जागा। दरबार को अखाड़ा बनाने की इजाजत किसने दी? उन्होंने गरजते हुए कहा। लेकिन भीतर से उनकी जिज्ञासा बढ़ गई थी। आखिर ऐसी क्या खासियत थी उस कुर्सी में कि दोनों उस पर मर मिटने को तैयार थे? बीरबल, जो हमेशा अकबर के मूड को समझ जाता था, हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। उसने धीमे स्वर में कहा, जहांपनाह, मामला भले ही कुर्सी का हो, लेकिन असल में यह दरबारियों की अक्ल और लालच की परीक्षा भी है। अकबर ने आंखें तरेरी और बोले, तो बीरबल, क्यों न हम इस मामले का निपटारा आज दरबार में ही करें, ताकि आगे से किसी कुर्सी को लेकर झगड़ा न हो। रामलाल और गंगाराम दोनों ने एक साथ चिल्लाकर कहा, हाँ हुजूर, फैसला कीजिए। और फिर दोनों ने एक दूसरे की तरफ घूरा, जैसे कह रहे हों, अब देख लूंगा तुझे। अब दरबार का माहौल मजाक और गंभीरता का अजीब संगम बन गया था। कोई मुस्कुरा रहा था, कोई तनाव में था कि बादशाह कहीं दोनों को सजा न सुना दें। अकबर ने थोड़ी देर सोचकर कहा, तो ठीक है, आज इस दरबार में ये फैसला होगा कि उस कुर्सी पर असल हक किसका है। लेकिन फैसला जल्दी नहीं होगा। पहले हम जानेंगे कि आखिर दोनों उस कुर्सी को क्यों चाहते हैं। रामलाल ने तुरंत हाथ उठाया और बोला, जहांपनाह, वो कुर्सी मेरे लिए सम्मान का प्रतीक है। मैं दरबार का सबसे पुराना सेवक हूं। अगर मुझे उससे हटाया गया तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। गंगाराम हंस पड़ा और बोला, हुजूर, ये आदमी तो बस ढकोसले करता है। असलियत यह है कि वह कुर्सी हमेशा मेरे लिए तय की गई थी। दरबार में जब भी लोग देखते हैं कि मैं उस पर बैठा हूं तो वे मेरी इज्जत करते हैं। अब अगर इसे दे दी गई तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी।
अकबर ने मुस्कुराकर कहा, वाह, दोनों की इज्जत एक ही कुर्सी पर टिकी है। अगर कुर्सी टूट गई तो क्या दोनों की इज्जत भी टूट जाएगी? दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अब बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, अगर इजाजत हो तो मैं एक खेल के जरिए इस मामले को सुलझा सकता हूं। अकबर ने तुरंत हामी भर दी। ठीक है बीरबल, तुम्हारा तरीका ही सही, लेकिन ध्यान रहे फैसला ऐसा हो कि दोनों दरबारी मान जाएं। बीरबल ने शांति से कहा, हुजूर, इस कुर्सी को लेकर आज से एक अजीब चुनौती होगी। दोनों दरबारियों को 7 दिनों तक अलग अलग तरीकों से इस कुर्सी की हकदारी साबित करनी होगी। जो दरबारी कुर्सी की असली काबिलियत दिखा देगा वही विजेता होगा। 7 दिनों तक दरबार में कुर्सी को लेकर जो दृश्य बने वह अद्भुत थे। कभी रामलाल कुर्सी पर बैठकर कविताएं पढ़ने लगता, कभी गंगाराम उसी कुर्सी को पकड़कर गाना गाने लगता। एक दिन तो गंगाराम ने कुर्सी पर फूल चढ़ाकर उसे देवता का रूप दे दिया और आरती करने लगा। पूरा दरबार हंस हंस कर लोटपोट हो गया। रामलाल भी पीछे न रहा। उसने एक दिन कुर्सी पर बैठकर ऐलान कर दिया कि यह कुर्सी दरबार की सबसे ऊंची विद्वता का प्रतीक है। लेकिन उसी वक्त उसका पायजामा फट गया और दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर हर दिन इस तमाशे को मजे से देखते रहे और अंत में 7वें दिन बीरबल ने दोनों को सामने बुलाकर कहा, अब फैसला होगा। दोनों दरबारी सांस रोके खड़े हो गए। बीरबल ने अकबर से इजाजत मांगी और कहा, जहांपनाह, असल में इस कुर्सी पर हक किसी का भी नहीं है। ये कुर्सी न रामलाल की है न गंगाराम की, ये दरबार की है और दरबार सिर्फ उसी को सम्मान देता है जो दूसरों की इज्जत करना जानता है। उसने दोनों की तरफ देखा और बोला, पिछले 7 दिनों में आप दोनों ने अपनी इज्जत इस कुर्सी से बांध दी, लेकिन असलियत यह है कि इज्जत कुर्सी से नहीं कर्म से मिलती है। अकबर ने तालियां बजाते हुए कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारा दिमाग सबसे तेज है। और फिर उन्होंने हुक्म दिया कि आज से इस कुर्सी पर कोई स्थायी दरबारी नहीं बैठेगा। यह कुर्सी हर दिन अलग अलग दरबारी के लिए होगी, ताकि किसी को ये भ्रम न रहे कि इज्जत कुर्सी से आती है। दरबार गूंज उठा। सबने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। रामलाल और गंगाराम दोनों शर्मिंदा होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर चुपचाप पीछे की ओर जाकर खड़े हो गए। बीरबल ने मन ही मन सोचा, कुर्सी चाहे जिसकी हो, लेकिन असली कुर्सी तो दिमाग की होती है और उस पर बैठने का हुनर बहुत कम लोगों के पास है। उस दिन से फतेहपुर सीकरी के दरबार में एक नया नियम बन गया, इज्जत कुर्सी से नहीं इंसान के कर्म से तय होगी। और वही था असली फैसला। अगली नई कहानी, बीरबल और नकली फरियादी की दरख्वास्त। एक बार की बात है, फतेहपुर सीकरी के दरबार में हमेशा की तरह सुबह का जमावड़ा लगा हुआ था। बादशाह अकबर अपनी शाही गद्दी पर बैठे हुए थे और चारों ओर दरबारी अपने अपने चेहरे पर गंभीरता का रंग चढ़ाए खड़े थे। लेकिन दरबारियों की आंखों में एक अदृश्य चमक थी। उन्हें मालूम था कि अकबर के दरबार में हर दिन कोई न कोई अजीबोगरीब मामला आ ही जाता है। और सचमुच उस दिन भी दरबार के द्वारपाल ने ऊंची आवाज में ऐलान किया, हुजूर आला, एक फरियादी हाजिर है। कहता है कि उसका मामला इतना अनोखा है कि इसका इंसाफ सिर्फ आपके दरबार में ही हो सकता है। अकबर ने भौहें उठाई और मुस्कुराकर कहा, तो फिर उसे अंदर बुलाया जाए। देखूं ऐसा कौन सा मामला है जो मेरे दरबार के सिवा कहीं और सुना नहीं जा सकता। दरबार का दरवाजा खुला और अंदर आया एक लंबा चौड़ा आदमी। उसके कपड़े फटे पुराने थे, पर ग्रीबी कुछ बनावटी लग रही थी। उसकी चाल में एक अजीब आत्मविश्वास था, जैसे वो दरबार में फरियाद करने नहीं बल्कि तमाशा दिखाने आया हो।
वो आदमी सीधा अकबर के सामने आया, जमीन पर लौट गया और ऊंची आवाज में बोला, जहांपना, मैं आपका गुलाम हूं, मेरी सुनवाई कीजिए। मेरी बकरी चोरी हो गई है और उसके साथ मेरी इज्जत भी चोरी हो गई है। मैं तब तक चैन नहीं लूंगा जब तक आप मेरी इज्जत और मेरी बकरी दोनों वापस नहीं दिलवा देते। पूरा दरबार सन्न रह गया। किसी ने ऐसी फरियाद पहले कभी नहीं सुनी थी। बकरी चोरी होना समझ में आता था, लेकिन इज्जत चोरी होना, वो भी बकरी के साथ। कई दरबारी हंसी रोकने लगे। कोई मूंछों के नीचे से मुस्कुराया तो कोई अपनी पगड़ी के पीछे मुंह छिपाकर खिलखिलाया। अकबर ने अपने चेहरे पर गंभीरता बनाए रखी, लेकिन उनकी आंखों में शरारत की चमक आ चुकी थी। अकबर ने पूछा, ये कैसे हो सकता है कि कोई तुम्हारी बकरी और तुम्हारी इज्जत दोनों चुरा ले गया? साफ साफ बताओ। फरियादी ने आंखें घुमाकर बोला, हुजूर, मेरी बकरी गांव की सबसे अनोखी बकरी थी। वह रोज मेरे पीछे पीछे चलती थी और मेरे आदेश पर बैठ जाती थी। लोग कहते थे कि ऐसी बकरी पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। जब तक वो मेरे पास थी, लोग मुझे इज्जत देते थे, लेकिन जैसे ही वो चोरी हुई, लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे और बोले कि अब मैं इज्जत के काबिल नहीं रहा। इसीलिए मैं कहता हूं, मेरी इज्जत भी उसी बकरी के साथ चोरी हो गई। दरबार फिर से ठहाकों से गूंज उठा। अकबर खुद भी हंसी नहीं रोक पाए और बोले, वाह, अब तो हमें बकरी पालकों के लिए नया कानून बनाना पड़ेगा कि उनकी इज्जत बकरी से बंधी है। लेकिन बीरबल अब तक चुपचाप फरियादी को ध्यान से देख रहा था। उसे शक हुआ कि ये आदमी सच बोलने नहीं, बल्कि किसी चाल से दरबार को फंसाने आया है। बीरबल ने धीरे से अकबर से कहा, जहांपनाह, अगर इजाजत हो तो मैं इस फरियादी से कुछ सवाल करूं। अकबर ने इशारे से हामी भरी। बीरबल ने पूछा, तो बताओ भले आदमी, तुम्हारी बकरी कब चोरी हुई? वो बोला, 3 दिन पहले। और तुम यहां 3 दिन बाद क्यों आए? वो बोला, क्योंकि पहले मैंने गांव के चौकीदार, सरपंच और यहां तक कि अपने पड़ोसियों को भी शिकायत की। सबने कहा, अगर इंसाफ चाहिए तो सीधे अकबर बादशाह के दरबार जाओ। अच्छा, बीरबल ने कहा, और तुम्हें शक किस पर है? वो बोला, गांव के सभी लोग चोर हो सकते हैं, लेकिन असली चोर कौन है ये मैं नहीं जानता। अब यही बात तो आप निकालेंगे। बीरबल मुस्कुराया। उसे पूरा यकीन हो गया कि ये फरियादी सच में फरियादी नहीं है, बल्कि कोई चालाक आदमी है जो दरबार को मूर्ख बनाना चाहता है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है इस मामले की असली परख करनी होगी। क्यों न हम इस फरियादी की बात मानकर उसकी बकरी ढूंढने का खेल खेलें। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, फिर तो आज दरबार में बकरी की जांच होगी। चलो, हम सब तैयार हैं। फिर बीरबल ने चतुराई से दरबारियों को और फरियादी को एक खेल में उलझा दिया। उसने दरबारियों से कहा कि हर कोई एक एक कागज पर लिखे कि अगर वही बकरी का चोर होता तो बकरी को कहां छुपाता। सबने अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से अजीब अजीब जगहें लिखी। कोई बोला तालाब में बांध देता, कोई बोला घास के ढेर में छुपा देता, कोई बोला दूसरे गांव बेच आता। फिर बीरबल ने उन कागजों को एक एक करके पढ़ना शुरू किया, और जैसे ही उसने फरियादी का लिखा हुआ पढ़ा, उसकी आंखें चमक उठीं। उसमें लिखा था, अगर मैं चोर होता तो बकरी को उस तालाब के किनारे बांधता जहां कोई उसे देख ही न पाए। बीरबल मुस्कुराया और बोला, हुजूर, अब इंसाफ हो चुका, चोर यही आदमी है। पूरा दरबार हैरान रह गया। फरियादी घबरा गया, नहीं, मैं चोर नहीं हूं, मैं तो बस अंदाजा लगा रहा था। बीरबल ने कहा, अगर तुम सच में निर्दोष होते तो अंदाजा गांव की आम जगहों का लगाते।
लेकिन तुमने वही जगह लिखी जहां सच में बकरी छुपाई गई है। तुम्हारी आंखें और तुम्हारी चाल ही बता रही थी कि तुम कोई सीधा आदमी नहीं। दरअसल तुमने अपनी ही बकरी चुराई और यहाँ आकर अकबर बादशाह के नाम का इस्तेमाल कर दरबार को बदनाम करना चाहा, ताकि सब कहें कि देखो अकबर भी बकरी की चोरी नहीं सुलझा पाए। अकबर गुस्से से उठ खड़े हुए और बोले, तो ये था तुम्हारा असली मकसद? अपने फायदे के लिए मेरे दरबार को तमाशा बनाने आया था। फरियादी पसीने पसीने हो गया। दरबारियों की हंसी गूंज उठी। अकबर ने आदेश दिया कि उसे उचित सजा दी जाए ताकि आगे कोई दरबार की मर्यादा से न खेले। फिर अकबर ने बीरबल की तरफ देखकर कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी नजर सबसे गहरी है, वरना हम तो इस अजीब फरियाद में उलझ ही गए थे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, असली फरियादी वो नहीं होता जो शोर मचाए। असली फरियादी वो है जो चुपचाप अपना सच दिखा दे, और असली नकली वहीं पकड़ा जाता है जहां वो सोचता है कि सबको मूर्ख बना देगा। दरबार ठहाकों और तालियों से गूंज उठा। उस दिन से अकबर के दरबार में नया नियम बना, अगर कोई फरियादी बहुत ज्यादा अजीबोगरीब और बनावटी शिकायत लेकर आए तो पहले उसे बीरबल की नजर से परखा जाएगा। और इस तरह नकली फरियादी की पोल खुली और दरबार का मान फिर से ऊंचा हुआ। अगली नई कहानी, बीरबल और आधे दरवाजे का इंसाफ। एक बार की बात है, अकबर का शाही दरबार अपने पूरे वैभव के साथ लगा हुआ था। गर्मियों की दोपहर थी, मगर महल के भीतर ठंडी हवाएं चल रही थीं। संगमरमर के फर्श पर बिछे कालीनों पर दरबारी बैठे बैठे अपनी मूछें संवार रहे थे और दरबार का माहौल हल्का सा सुस्त था। अकबर बादशाह भी अपने गद्दी पर आराम से टिके थे और कभी इधर तो कभी उधर नजर दौड़ा रहे थे। अचानक दरबार के बाहर से ऊंची ऊंची आवाजें सुनाई देने लगी। पहरेदारों ने दरवाजा खोला और दो आदमी गुस्से से झगड़ते हुए अंदर घुसे। दोनों की हालत देखकर दरबारी चौंक गए। एक आदमी के कपड़े धूल से सने थे और दूसरा आदमी अपनी पगड़ी बार बार ठीक करता हुआ अकबर के सामने आकर बोला, जहांपनाह, हमें इंसाफ चाहिए। इस आदमी ने मेरी आधी जमीन हड़प ली है। दूसरा आदमी तुरंत उछल पड़ा, झूठ बोलता है, बादशाह सलामत। ये तो कहता है कि आधा दरवाजा भी मेरा है। बताइए, भला दरवाजा भी आधा आधा होता है क्या? दरबार एकदम हंसी से गूंज उठा। कुछ दरबारी तो ठहाके लगाते लगाते गिरते गिरते बचे। एक दरवाजे पर झगड़ा, वो भी आधे दरवाजे पर। अकबर ने अपनी मूंछों को सहलाते हुए गंभीर आवाज में कहा, चुप रहो सब, ये मामूली मामला नहीं। अगर ये लोग आधे दरवाजे पर लड़ाई कर रहे हैं तो जरूर कोई बड़ी बात है। बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल, जो अब तक चुपचाप दोनों को देख रहा था, मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, पहले हमें ये जानना होगा कि मामला आखिर है क्या। दरवाजा आधा आधा कैसे हुआ? पहला आदमी बोला, हुजूर, हमारी पुश्तैनी जमीन पर दो घर बने हैं। बीच में एक दरवाजा है जिससे दोनों घरों में आवाजाही होती है, लेकिन ये जनाब कहते हैं कि पूरा दरवाजा उनका है, जबकि असल में दरवाजे का आधा हिस्सा मेरे हिस्से में पड़ता है। और मैं कहता हूं, मुझे मेरा आधा दरवाजा चाहिए। दूसरा आदमी बोला, अब हुजूर सोचिए जरा, अगर दरवाजा आधा हो जाए तो कोई घर में घुस भी पाएगा? ये तो सरासर नाइंसाफी है। दरवाजा तो एक ही है, या तो मेरा होगा या इसका। आधा आधा का झगड़ा तो बेकार है। अकबर सोच में पड़ गए। दरबारियों के चेहरे पर फिर से हंसी दौड़ गई। किसी ने कान में कहा, अब बीरबल देखना कैसे आधा दरवाजा बना देता है। अकबर ने बीरबल से कहा,
तो बीरबल अब तुम ही कोई हल निकालो। दरवाजा आधा आधा कैसे किया जा सकता है? बीरबल ने गहरी सांस ली और बोला, जहां पनाह इंसाफ का तकाजा है कि दोनों को बराबरी मिले, तो क्यों न हम दरवाजे को सचमुच आधा काटकर दोनों को बांट दें। पूरा दरबार एकदम खामोश हो गया। फिर ठहाका गूंज उठा। एक दरबारी बोला, अरे बीरबल, दरवाजा काट दिया तो फिर दोनों के घरों में कोई घुस ही नहीं पाएगा। अकबर भी मुस्कुरा पड़े, तो ये तो बेवकूफी हुई। बीरबल, तुम तो अक्लमंद माने जाते हो, अब कोई और हल सोचो। बीरबल ने चालाकी से दोनों फरियादियों को देखा और कहा, ठीक है, मुझे एक दिन का वक्त दीजिए, कल तक मैं दरवाजे को आधा भी कर दूंगा और पूरा भी रहने दूंगा। अकबर ने हामी भरी, तो ठीक है, कल दरबार में इसका हल होगा। अगले दिन दरबार लगा। दोनों फरियादी हाजिर थे। सबकी आंखें बीरबल पर थीं कि अब वो क्या करामात दिखाने वाले हैं। बीरबल ने दरबार में एक बड़ा सा नक्शा मंगवाया और सबके सामने फैलाकर बोला, ये देखिए, दरवाजा आधा आधा बांटा जा सकता है मगर काटकर नहीं। हम ये करेंगे, दरवाजे की चौखट और दहलीज एक आदमी को मिलेगी और कुंडी और ताला दूसरे आदमी को, यानी दरवाजे को दोनों ही खोल सकेंगे मगर किसी एक की मर्जी से नहीं, दोनों की सहमति जरूरी होगी। इस तरह दरवाजा आधा आधा भी हुआ और पूरा भी रहा। पूरा दरबार ताली बजाकर हंस पड़ा। अकबर हंसते हंसते बोले, वाह बीरबल, तुमने आधे दरवाजे को पूरा इंसाफ बना दिया, अब किसी को शिकायत नहीं होगी। पहला फरियादी बोला, जहां पनाह ये इंसाफ मुझे मंजूर है। दूसरा भी बोला, जी हुजूर, अब कोई झगड़ा नहीं रहेगा। लेकिन दरबार अभी शांत ही हुआ था कि बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है इस मामले में कुछ और छिपा है। दरअसल ये दोनों दरवाजे पर नहीं बल्कि जमीन पर झगड़ रहे हैं। दरवाजे की आड़ में असल में दोनों आधी आधी जमीन हथियाना चाहते हैं। अकबर चौंक पड़े, तो फिर सच्चाई कैसे सामने आएगी? बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, बहुत आसान है, हमें बस दोनों को कहना होगा कि अब से दरवाजा शाही खजाने का हिस्सा है और हम दोनों की जमीन पर कर वसूल करेंगे। ये सुनते ही दोनों फरियादी डर से कांप गए और बोले, नहीं हुजूर, हमें कोई कर नहीं देना, दरवाजा तो बस हमारा आपसी झगड़ा था, अब हम दोनों मिलकर इसे बांट लेंगे। दरबारियों की हंसी फिर गूंज उठी। असल सच्चाई बाहर आ चुकी थी। अकबर ने बीरबल की तरफ देखकर कहा, तुम्हारी अक्ल वाकई बेमिसाल है। तुमने न सिर्फ आधे दरवाजे का मसला सुलझाया बल्कि इन दोनों की लालच भी उजागर कर दी। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुका लिया और बोला, जहां पनाह, इंसाफ वही है जो लोगों को उनकी हकीकत भी दिखा दे। और इस तरह आधे दरवाजे का मामला न सिर्फ हल हुआ बल्कि लोगों को ये भी सबक मिला कि अगर चालाकी से झगड़ा करेंगे तो दरबार की नजर से बच नहीं पाएंगे। अगली नई कहानी। जब तीन दरबारी आपस में भिड़े और बीरबल ने हंसते हंसते फैसला सुना दिया। एक बार की बात है, फतेहपुर सीकरी के शाही महल में अकबर का दरबार लगा हुआ था। महल के ऊंचे झरोखों से धूप की सुनहरी किरणें संगमरमर के फर्श पर पड़ रही थीं। हवा में अगरबत्ती की हल्की सी खुशबू तैर रही थी और दरबारियों के रंग बिरंगे कपड़े इस नजारे को और भी भव्य बना रहे थे। अकबर बादशाह अपनी गद्दी पर बैठे हुए गंभीर नजर से दरबार का मुआयना कर रहे थे, लेकिन उनके मन में हल्की ऊब सी थी। उन्हें लगा कि आज का दिन कुछ फीका रहेगा, न कोई खास फरियादी, न कोई दिलचस्प मामला। मगर तभी दरबार के द्वार पर जोर जोर की आवाजें गूंजने लगी। पहरेदार दौड़ते हुए आए और बोले, हुजूर,
बाहर 3 दरबारी आपस में इतना झगड़ रहे हैं कि अलग करना मुश्किल हो रहा है। हर कोई कहता है कि मामला सिर्फ आप ही सुलझा सकते हैं। अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अरे ये तो दिलचस्प बात है, बुलाओ उन्हें, देखता हूं आखिर ये तीनों किस बात पर भिड़े हैं। कुछ ही देर में 3 दरबारी गुस्से में लाल पीले होते हुए अंदर आए। पहला दरबारी लंबा चौड़ा था, मूंछों को ताव देता हुआ बोला, जहांपनाह, सबसे पहले मेरी सुनवाई कीजिए। दरअसल ये दोनों मेरे खिलाफ बेकार का इल्जाम लगा रहे हैं। असल गुनहगार यही हैं। दूसरा दरबारी, जो थोड़ा मोटा और घमंडी चाल में था, तुरंत बोला, नहीं हुजूर, सबसे बड़ा धोखा तो इस आदमी ने किया है। ये चालाकी से मेरी मेहनत का फल हड़पना चाहता है। तीसरा दरबारी, जो अपेक्षाकृत छोटा और चपल था, अकबर के सामने झुककर बोला, जहांपनाह, सच्चाई तो यही है कि दोनों मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बेगुनाह हूं। इन दोनों ने मिलकर मुझ पर इल्जाम लगाया है। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। तीनों की आवाजें इतनी तेज थीं कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि मामला है क्या। अकबर ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया और कहा, इतना शोर मचाने से मसला हल नहीं होगा। अब साफ साफ बताओ, ये झगड़ा किस बात पर है। तीनों एक दूसरे की ओर देखने लगे, फिर लगभग एक साथ बोले, हुजूर, मामला उस अनोखी कुर्सी का है। कुर्सी, अकबर ने भौहें चढ़ाई। पहला दरबारी बोला, जी हां जहांपनाह, आपने पिछले हफ्ते दरबार में सबसे अच्छे काम के लिए एक खास कुर्सी देने का ऐलान किया था। सोने की नक्काशीदार लाल मखमल से जड़ी कुर्सी। अब हर कोई दावा कर रहा है कि वो कुर्सी उसी की है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, तो असल झगड़ा इनाम की कुर्सी पर है। ये तो और भी दिलचस्प हो गया। बीरबल, जो चुपचाप सारा तमाशा देख रहे थे, हल्की मुस्कान दबा न सके। उन्हें समझ आ गया कि असली खेल कहाँ है। अकबर ने तीनों की ओर इशारा करके कहा, ठीक है, अब हर कोई अपने अपने हक का दावा पेश करे। जो सबसे पुख्ता वजह बताएगा, कुर्सी उसी की होगी। पहला दरबारी गर्व से बोला, जहांपनाह, मैंने पिछले महीने सूबे में कर वसूली इतनी ईमानदारी से की कि खजाने में दोगुनी आमदनी पहुंची। अगर मैं न होता तो शाही खजाना खाली रह जाता। इसलिए कुर्सी का हकदार मैं हूं। दूसरा दरबारी तुरंत बोला, हुजूर, मैंने तो उस आमदनी से बाजार और पुल बनवाए। अगर मैं न होता तो जनता आज भी कीचड़ और गड्ढों में फंसी रहती। इसलिए कुर्सी मेरी होनी चाहिए। तीसरा दरबारी मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, सच कहूं तो आम जनता मुझसे सबसे ज्यादा खुश है। मैं हर रोज उनके मसले सुनता हूं, उनकी मदद करता हूं। कुर्सी उसी को मिलनी चाहिए जो जनता का सबसे बड़ा सेवक हो। अब दरबार में खुसर पुसर होने लगी। हर कोई अपने अपने मन में तौल रहा था कि असली हकदार कौन है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा तो, बीरबल, तुम क्या कहते हो? तीनों ही अपने अपने दावे पेश कर चुके हैं। अब असली हकदार कैसे तय होगा? बीरबल धीरे धीरे खड़े हुए। उनकी आंखों में वही पुरानी शरारत थी। उन्होंने तीनों दरबारियों की ओर देखते हुए कहा, जहांपनाह, कुर्सी सचमुच अनोखी है, लेकिन असली हकदार का पता लगाने के लिए हमें थोड़ी परीक्षा करनी होगी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसी परीक्षा? बीरबल ने कहा, बहुत आसान। कुर्सी को अभी दरबार में लाया जाए और फिर तीनों से कहा जाए कि वे अपनी अपनी कुर्सी लेकर बैठें। पूरा दरबार चौंक गया। दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे। ये क्या मतलब हुआ? तीनों के लिए एक ही कुर्सी है।
बैठेंगे कैसे? लेकिन अकबर जानते थे बीरबल का इशारा कहीं और है। उन्होंने कुर्सी मंगाने का हुक्म दिया। थोड़ी देर में चमचमाती सोने की नक्काशीदार कुर्सी दरबार में लाई गई। उसकी चमक देखकर सभी की आंखें चौंधिया गईं। बीरबल ने तीनों से कहा, तो अब बैठिए। जो इस कुर्सी का असली हकदार है वही उस पर बैठ पाएगा। पहला दरबारी झपटकर आगे बढ़ा, मगर जैसे ही उसने बैठने की कोशिश की, दूसरा और तीसरा दोनों उससे भिड़ गए। तीनों खींचतान में कुर्सी को इधर उधर धकेलने लगे। दरबार में अफरा-तफरी मच गई। हर कोई ये तमाशा देखकर ठहाके लगा रहा था। आखिर तीनों इतने जोर से भिड़े कि कुर्सी का एक पाया हिल गया और वो लड़खड़ाने लगी। अकबर खड़े हो गए और गुस्से में बोले, बस करो, ये दरबार है, अखाड़ा नहीं। तीनों सतपका गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, आपने देखा? तीनों ही कुर्सी पाने की कोशिश में इतनी लालच दिखा बैठे कि उसकी इज्जत ही मिट्टी में मिला दी। असली हकदार वही होता है जो कुर्सी की हिफाजत करे, न कि उसे तोड़ने पर उतारू हो जाए। अकबर ने सिर हिलाया, सच कहा बीरबल, तो अब कुर्सी किसे मिलेगी? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ये कुर्सी किसी दरबारी को नहीं मिलेगी। ये जनता के बीच जाएगी। इसे शहर के चौक पर रखा जाएगा, जहां कोई भी थकामांदा किसान या यात्री आकर बैठ सके। इनाम जनता को मिलेगा, क्योंकि असली मेहनत उसी की है। पूरा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। अकबर भी खिलखिलाकर हंस पड़े। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, तुमने न सिर्फ तीनों की लालच उजागर की, बल्कि असली इनाम का हकदार भी जनता को ठहराया। यही असली इंसाफ है। तीनों दरबारी शर्म से सिर झुकाकर खड़े रह गए और दरबार में सबने मान लिया कि बीरबल का फैसला ही सबसे अनोखा और सबसे न्यायपूर्ण था। अगली नई कहानी, बीरबल और उल्टी गवाही का किस्सा, जब सच बोलना भी झूठ साबित हो गया। एक बार की बात है, अकबर के शाही दरबार में हमेशा की तरह चहल पहल थी। बादशाह अपनी गद्दी पर बैठे हुए फरियादियों की बातें सुन रहे थे। दरबार में गंभीरता और हास्य का अद्भुत मिश्रण था। कभी किसी की गुहार सुनकर सब उदास हो जाते, तो कभी किसी दरबारी की हरकत पर हंसी का फव्वारा फूट पड़ता। मगर उस दिन एक ऐसा मामला आया जिसने पूरे दरबार को हक्का बक्का कर दिया। दरबार का मुंशी दरवाजे पर खड़ा होकर बोला, हुजूर आला, आज आपके सामने एक ऐसा मुकदमा पेश होने वाला है जिसमें सच और झूठ की पहचान करना आसान नहीं होगा। फरियादी और गवाह सब अजीब ढंग से बोल रहे हैं, खुद देख लीजिए। अकबर ने भौहें उठाई, तो फिर देर किस बात की, बुलाओ उन्हें। अंदर आए दो आदमी। पहला लंबा पतला, चेहरा लाल पीला, गुस्से से भरा हुआ। दूसरा छोटा मोटा, घबराया हुआ और बार बार अपने हाथ मल रहा था। लंबा आदमी बोला, जहांपना, मेरा नाम हिम्मत राय है। इस आदमी ने, जिसका नाम फकीर चंद है, मेरी दुकान से चुपके से कपड़ा चुरा लिया। मैंने अपनी आंखों से देखा है। फकीर चंद तुरंत तड़पकर बोला, झूठ, सरासर झूठ, मैंने कोई चोरी नहीं की। उल्टा ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। जहांपनाह, मैं बेगुनाह हूं। अकबर ने दोनों को गौर से देखा और बोले, तो मामला चोरी का है, लेकिन इसमें नया क्या है? रोजाना तो कोई न कोई चोरी का मुकदमा आता ही है। मुंशी ने धीरे से कहा, हुजूर, मामला इतना सीधा नहीं है। दोनों के पास अपने अपने गवाह भी हैं, लेकिन उनके बयान बिल्कुल उल्टे हैं। कोई सच बोल रहा है, कोई झूठ, लेकिन समझना मुश्किल है कि कौन। अकबर ने कुर्सी पर थोड़ा आगे झुकते हुए कहा, अच्छा, तो गवाहों को बुलाओ।
दरबार में 3 गवाह आए। पहला गवाह बोला, जहां पनाह, मैंने अपनी आंखों से देखा कि फकीरचंद ने कपड़ा उठाया और भाग गया। दूसरा गवाह बोला, हुजूर मैं भी वहीं था, लेकिन सच तो ये है कि हिम्मत राय ने खुद कपड़ा छिपा कर रखा था और अब चोरी का इल्जाम फकीरचंद पर मढ़ रहा है। तीसरा गवाह बोला, जहां पनाह, मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि जब मैंने देखा तो कपड़ा दोनों के हाथ में था। कौन चोर है और कौन सच्चा मुझे नहीं पता। पूरा दरबार उलझन में पड़ गया। 3 गवाह, 3 अलग बयान। अकबर ने माथा पकड़ लिया, हे खुदा, ये कैसी गुत्थी है। सबकी गवाही एक दूसरे के खिलाफ है। अब इसका हल कैसे निकलेगा। बीरबल, जो अब तक चुपचाप बैठे थे, मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इस मामले में सच और झूठ का फर्क जुबान से नहीं बल्कि अकल से समझना होगा। अगर आप इजाजत दें तो मैं इस उल्टी गवाही का सच सामने ला सकता हूं। अकबर ने राहत की सांस ली। हाँ बीरबल, अब तो ये गुत्थी तुम ही सुलझा सकते हो। बीरबल ने गवाहों से कहा, ठीक है, अब तुम सब एक एक करके बताओ कि चोरी किस समय हुई थी। पहला गवाह बोला, सुबह सूर्योदय के बाद। दूसरा बोला, नहीं, दोपहर के समय। तीसरा बोला, मैं कहता हूं कि ये सब शाम के वक्त हुआ। बीरबल ने हल्की हंसी दबाई। फिर उन्होंने दोनों फरियादियों की ओर देखा और कहा, अच्छा, अब तुम दोनों अपनी अपनी जेबें खाली करो। दोनों ने जेबें खाली की। हिम्मत राय की जेब से कपड़े का छोटा सा टुकड़ा निकल आया। पूरा दरबार हैरान रह गया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सच्चाई अब सामने है। जिसने चोरी का इल्जाम लगाया असल में वही चोर है। गवाहों के बयान उल्टे पुल्टे इसलिए हैं क्योंकि असलियत किसी को पता ही नहीं थी, लेकिन सच छिपता नहीं। कपड़े का टुकड़ा ही असली गवाही है। अकबर ने तालियां बजाईं, वाह बीरबल, तुमने तो उल्टी गवाही का भी राज खोल दिया। सचमुच जब जुबानें उलझ जाएं तो चीजों से पूछना चाहिए, वे कभी झूठ नहीं बोलती। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। हिम्मत राय शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रह गया और फकीरचंद बेकसूर साबित हुआ। इसके बाद अकबर ने हुक्म दिया, आज से दरबार में ये नियम होगा कि गवाही सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि सबूत से भी तौली जाएगी, ताकि किसी निर्दोष को सजा न मिले। बीरबल की मुस्कान वही थी, शांत, चतुर और व्यंग्य से भरी। अगली नई कहानी, बीरबल और आधा हुक्म। जब बादशाह का फरमान ही उलझन बन गया। एक बार की बात है, अकबर बादशाह का दरबार अपनी पूरी शान से सज-धज कर बैठा था। महफिल में हर ओर रौनक थी। दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे एक दूसरे की ओर देख मुस्कुरा रहे थे, पर सबकी नजरें बादशाह अकबर पर टिकी थीं। अकबर उस दिन कुछ ज्यादा ही गंभीर दिख रहे थे। उनके चेहरे पर ऐसी सोच की लकीरें थीं जो आमतौर पर युद्ध या शासन के किसी बड़े फैसले के समय ही दिखाई देती। दरबारियों में कानाफूसी होने लगी। लगता है बादशाह किसी नए कानून पर विचार कर रहे हैं, या शायद किसी गुप्त अभियान की योजना बना रहे हैं। नहीं नहीं, मेरे हिसाब से आज कोई अजीब फैसला होने वाला है। इतना कहना ही था कि अकबर ने गद्दी पर बैठकर ऐलान कर दिया, सुनो, आज से मैं एक नया नियम लागू करता हूं। किसी भी मामले में अगर मैं कोई हुक्म दूं तो उसे पूरा नहीं बल्कि आधा ही माना जाएगा। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। सबने एक दूसरे की ओर ऐसे देखा जैसे उनकी समझ पर किसी ने ताले लगा दिए हों। मंत्री अब्दुल रहमान ने धीरे धीरे पूछा, हुजूर, आपका मतलब? आधा हुक्म कैसे माना जाए? अगर आप कहें किसी को 100 सोने की थैली दी जाए तो क्या हम उसे 50 देंगे? या अगर आप कहें किसी को कैद करो तो आधा कैद कैसे होगा?
अकबर ने रहस्यमयी मुस्कान दी, यही तो चुनौती है। देखना है कि मेरे दरबारी और वजीर इस आधे हुक्म को कैसे समझते हैं और अमल करते हैं। दरबार में हलचल मच गई। किसी ने इसे बुद्धिमत्ता की परीक्षा समझा तो किसी ने इसे मजाक, मगर सबकी नजरें धीरे धीरे एक ही दिशा में मुड़ी, बीरबल की ओर। बीरबल अपने होठों पर हल्की मुस्कान लिए बैठे थे। पहला मामला, इनाम का आधा हुक्म। उसी समय दरबार में एक किसान आया। उसने कहा, जहां पनाह, पिछले महीने आपने मुझसे कहा था कि अगर मेरी फसल समय पर तैयार हुई तो आप मुझे इनाम देंगे। अब मैं फसल लेकर आया हूं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, इसे 100 सोने की थैली इनाम में दो। फिर तुरंत बोले, पर याद रहे, आज से हर हुक्म आधा ही माना जाएगा। सिपाही उलझन में पड़ गए। उन्होंने किसान को 50 सोने की थैली दी। किसान चौंक कर बोला, हुजूर, ये तो अन्याय है। आपने 100 कहा था, मुझे आधा क्यों दिया? अकबर ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैंने नया नियम बनाया है, आधा हुक्म ही लागू होगा। पूरा दरबार खामोश हो गया। किसान बेचारा मायूस खड़ा रहा। बीरबल उठे और बोले, जहां पनाह, ये आधा हुक्म तो किसान के लिए अन्याय है। अगर आप 100 कहकर 50 ही देंगे तो किसान अपने बच्चों का पेट कैसे भरेगा? अकबर ने भौहें उठाई तो बीरबल, तुम क्या कहते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, आपने कहा था 100 सोने की थैली दो। आधा हुक्म मानने का अर्थ है कि आपके शब्दों का आधा हिस्सा लागू होगा। तो हमें 100 सोने को आधा नहीं करना चाहिए, बल्कि थैली 2 को आधा करना चाहिए। यानी किसान को 2 की जगह सिर्फ 1 थैली देनी चाहिए, मगर उसमें पूरे 100 सोने होने चाहिए। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी जोर से हंस पड़े। उन्होंने किसान को पूरी 100 सोने की थैली देकर कहा, बीरबल, सचमुच तुम्हारी अकल का कोई जवाब नहीं। दूसरा मामला, सजा का आधा हुक्म। दूसरे ही दिन एक अपराधी को दरबार में लाया गया। उसका अपराध साबित था। अकबर ने गुस्से में कहा, इसे 1 महीने के लिए कैद खाने में डाल दो। फिर याद आया, ओह, मेरा नया नियम, आधा हुक्म ही लागू होगा। सिपाही समझ नहीं पाए। उन्होंने अपराधी से कहा, तुम्हें आधा महीना कैद भुगतनी होगी। अपराधी खुश हो गया। वह बोला, वाह, बादशाह का नया नियम तो बड़ा अच्छा है। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, ये सही नहीं है। अगर कैद आधे महीने की होगी तो अपराधी को असल में आराम मिलेगा, क्योंकि आधे महीने की सजा तो छुट्टी जैसी है। अकबर ने पूछा, तो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आपने कहा था 1 महीने की कैद। अगर आधा हुक्म लागू होगा तो कैद शब्द का आधा हिस्सा ही लागू होना चाहिए, यानी इसे कैद तक ही मानना चाहिए, जिसका अर्थ है कि अपराधी को कैद खाने में नहीं, बल्कि कैद खाने के बाहर दरवाजे पर खड़ा करके रखा जाए, ताकि सब लोग देखें और उसे शर्मिंदगी हो। दरबार जोर से हंस पड़ा। अकबर हंसते हुए बोले, वाह बीरबल, तुमने तो अपराधी को कैद से भी बड़ी सजा दे दी। अब ये आदमी कैद खाने के बाहर खड़ा होकर सबकी निगाहों का बोझ झेलेगा। तीसरा मामला, आधा हुक्म और बीरबल की परीक्षा। कुछ दिनों बाद अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने दरबारियों से कहा, आज मैं बीरबल को 1 हुक्म दूंगा, देखते हैं वो इसे आधा कैसे मानता है। अकबर बोले, बीरबल, तुम आज मेरे महल से बाहर जाकर शहर में लोगों को 500 सेर गेहूं बांटो। दरबारियों ने सोचा, अब बीरबल फंसेंगे, आधे हुक्म का नियम यहां कैसे लागू होगा। बीरबल मुस्कुराए और शहर की ओर निकल गए।
अगले दिन जब लौटे तो उनके पास सबका हिसाब था। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुमने आधा हुक्म मानकर काम पूरा किया? बीरबल बोले, जी हुजूर, आपने कहा था 500 सेर गेहूं बांटो, इसका आधा हुक्म हुआ 500 सेर बांटो, यानी गेहूं का नाम ही हटा दिया। तो मैंने शहर में 500 सेर रेत बांट दी और सब लोग उसे घर बनाने में बड़े खुश हुए। पूरा दरबार ठहाकों से भर गया। अकबर ने हंसते हंसते गद्दी पकड़ ली। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। सचमुच आधे हुक्म का राज सिर्फ तुम ही समझ सकते हो। नतीजा, आखिरकार अकबर ने ऐलान किया, आज से आधे हुक्म का नियम खत्म किया जाता है, क्योंकि बीरबल की चालाकी के सामने मेरे हुक्म का आधा रहना असंभव है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, हुक्म पूरा हो या आधा, उसका मोल तभी है जब उसमें इंसाफ और बुद्धि दोनों हो। अकबर मुस्कुराए और दरबार हंसी खुशी से गूंज उठा। अगली नई कहानी, बीरबल और नकली दानवीर। जब दरबार में दिखावा करने वालों का पर्दाफाश हुआ। एक बार की बात है, अकबर का दरबार सुबह की धूप की तरह चमक रहा था। रेशमी पर्दों से छनकर आती किरणें दरबार की संगमरमरी फर्श पर पड़ रही थीं। चारों ओर सन्नाटा था, जैसे हर कोई किसी नई घोषणा की प्रतीक्षा कर रहा हो। दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। कोई अपनी मूंछों को ऐंठ रहा था तो कोई गहनों की चमक पर इतराते हुए बैठा था। तभी चौकीदार ने ऊंची आवाज में ऐलान किया, हुजूर, एक धनवान व्यापारी दरबार में हाजिर होना चाहता है। कहता है कि उसके पास आप सबको दिखाने के लिए कुछ अनोखा है। अकबर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बुलाओ उसे। दरवाजा खुला और अंदर आया एक चमक-धमक से लदा हुआ आदमी। उसके कपड़े इतने भड़कीले थे कि जैसे वह सोने चांदी में लिपटा हो। उसकी चाल में घमंड था और चेहरे पर बनावटी विनम्रता। दरबारियों ने उसकी ओर देखा और धीरे धीरे कानाफूसी शुरू कर दी। वो आदमी बादशाह के सामने आकर झुका और बोला, जहां पनाह, मैं बनारस का मशहूर व्यापारी दीनदयाल हूं। लोग मुझे दानवीर दीनदयाल कहते हैं, क्योंकि मैं रोजाना गरीबों में अनगिनत सोना बांटता हूं। दरबार में हलचल मच गई। दरबारी उसकी बात सुनकर हैरान हो गए। किसी ने फुसफुसाकर कहा, वाह, ऐसा आदमी अगर सच में है तो कितना पुण्य कमा रहा होगा। दीनदयाल ने आगे कहा, आज मैं चाहता हूं कि आपके दरबार में भी अपना दान दिखाऊं, ताकि लोग जाने कि मेरी दानशीलता की कोई मिसाल नहीं। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, तो फिर हमें दिखाओ। दरबार में ही अपने दान का प्रदर्शन करो। दीनदयाल ने तुरंत अपने नौकरों को इशारा किया। वे बड़े बड़े बक्से उठाकर लाए। बक्से खोले गए तो उनमें से सोने चांदी के सिक्कों की चमक उठी। दरबार की आंखें चौंधिया गईं। दीनदयाल ने गर्व से कहा, हुजूर, ये सब मैं आज यहां बांट दूंगा। दान का तमाशा शुरू हुआ। नौकर गरीबों की पंक्ति लगवाने लगे, जिन्हें पहले से बुलाया गया था। दीनदयाल अपने हाथ से हर किसी को सिक्के दे रहा था, पर उसकी अदाओं में दान से ज्यादा दिखावा झलक रहा था। वह हर बार जोर से बोलता, देखो, मैं कितना बड़ा दानवीर हूं। देखो, मैंने सोना बांटा। देखो, मेरी दानशीलता का कोई सानी नहीं। दरबारियों ने ताली बजाई। किसी ने कहा, वाह, क्या आदमी है। किसी और ने कहा, इसे तो सचमुच दानवीर कहना चाहिए। पर बीरबल चुपचाप बैठे थे। उनकी आंखों में एक अलगसी चमक थी। उन्होंने गौर किया कि दीनदयाल हर बार सिक्के बांटते हुए उनका हिसाब भी नौकर से लिखवा रहा था। इतना ही नहीं, हर सिक्के पर उसका नाम खुदा हुआ था। बीरबल ने मन ही मन सोचा, सच्चा दान कभी शोर मचाकर नहीं होता।
ये आदमी असली दानवीर नहीं बल्कि नाम का भूखा है। बीरबल की चालाकी। अगले दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, तो बीरबल तुम्हें क्या लगता है, क्या दीनदयाल सचमुच महान दानवीर है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं इसकी सच्चाई सामने ला सकता हूं। अकबर ने कहा, ठीक है, कल के दरबार में इसका पर्दाफाश करो। अगले दिन दीनदयाल फिर दरबार में आया। इस बार उसने और भी ज्यादा बक्से मंगवाए। बीरबल आगे बढ़े और बोले, व्यापारी जी, कल आपने खूब सोना बांटा। आज मैं चाहता हूं कि आप वही दान इस तरह करें कि कोई भी गरीब आपको देख न सके। दीनदयाल चौंका, क्या मतलब? बीरबल बोले, मतलब यह कि असली दान वही है जिसमें दाता और ग्रहीता दोनों गुप्त रहें। अगर आपकी दानशीलता सच्ची है तो आप अंधेरे कमरे में जाकर गरीबों को दान दीजिए। दीनदयाल हकलाया, लेकिन अगर कोई नहीं देखेगा तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि मैंने दान किया? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, बस यही तो सच्चाई है। आप दानवीर नहीं, नामवीर हैं। आपको दान से ज्यादा लोगों की वाहवाही चाहिए। आपका दान दिखावा है, दानशीलता नहीं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल, तुमने एक ही बार में असली और नकली दानवीर का फर्क बता दिया। दीनदयाल शर्म से लाल हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो सिर झुकाकर दरबार से बाहर चला गया। अकबर ने दरबार में ऐलान किया, आज से इस दरबार में वही दानवीर कहलाएगा जो बिना शोर किए, बिना नाम लिए, गुप्त रूप से गरीबों की मदद करे। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, सच्चा दान वही है जो दिल से हो, न कि दिखावे से। जो लोग नाम और यश के लिए दान करते हैं वे असल में अपने व्यापार का सौदा करते हैं। असली पुण्य तो उसी का है जो बिना शोर के दूसरों की भूख मिटा दे। दरबार गूंज उठा और लोगों ने उस दिन से समझ लिया कि असली दान दिल का दान होता है, न कि सोने चांदी का प्रदर्शन। अगली नई कहानी। जब अकबर ने पूछा, दुनिया का सबसे आलसी आदमी कौन है? एक बार की बात है, अकबर का दरबार अपने पूरे शबाब पर था। दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। कोई किसी से कानाफूसी कर रहा था तो कोई अकबर की ओर ध्यान लगाए उनकी अगली बात का इंतजार कर रहा था। बादशाह अकबर उस दिन जरा मजाक के मूड में थे। उन्होंने दरबार की ओर देखा और जोर से कहा, आज मैं अपने दरबार में एक नया सवाल रखता हूं। मुझे जानना है कि इस दुनिया का सबसे आलसी आदमी कौन है। क्या किसी के पास ऐसा उदाहरण है कि जिसे देखकर लगे कि ये आलस्य का बादशाह है? सवाल सुनते ही पूरा दरबार हंसी और हलचल से गूंज उठा। एक दरबारी बोला, जहांपनाह, मेरे गांव में एक आदमी है जो इतना आलसी है कि भूखा रहना मंजूर करता है लेकिन खुद उठकर खाना नहीं बनाता। दूसरा बोला, मेरे मोहल्ले में एक शख्स है जो बिस्तर पर लेटा लेटा ही घर वालों को आवाज देता है कि पंखा झलते रहो, खुद हाथ नहीं हिलाता। तीसरा बोला, हुजूर, मैंने तो ऐसा आलसी देखा है कि रात को बत्ती बुझाने के लिए उठने के बजाय अपने बच्चे को जगाकर कहता है कि तुम जाकर बुझा दो। अकबर इन बातों पर खूब हंस रहे थे, मगर उनका चेहरा ये भी बता रहा था कि उन्हें इन साधारण कहानियों से तसल्ली नहीं हुई। वो चाहते थे कि कोई सचमुच ऐसा उदाहरण दे जिससे साबित हो कि वो व्यक्ति ही दुनिया का सबसे आलसी है। तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, तो बीरबल, तुम तो हर पहेली सुलझा देते हो। बताओ, तुम्हारी नजर में दुनिया का सबसे आलसी कौन है? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, आलस्य की मिसाल तो बहुत हैं, लेकिन अगर आपको सचमुच असली आलसी देखना है
तो मुझे थोड़ी मोहलत दें। मैं ऐसा आदमी आपके सामने पेश कर दूंगा कि आप खुद कहेंगे कि ये आलस्य की हद है। अकबर ने तुरंत हामी भर दी। ठीक है, तुम्हें 3 दिन का समय है, लेकिन अगर तुम किसी को लाने में नाकाम रहे तो पूरा दरबार तुम्हारी हंसी उड़ाएगा। बीरबल ने कहा, हुजूर 3 दिन ही क्या, मुझे सिर्फ 2 दिन चाहिए। और वो मुस्कुराते हुए दरबार से बाहर चले गए। बीरबल अपने घर पहुंचे और गहरी सोच में डूब गए। उन्हें मालूम था कि उन्हें कोई साधारण आलसी नहीं बल्कि ऐसा आदमी ढूंढना है जिसके आलस्य पर खुद बादशाह भी दंग रह जाए। अगले दिन बीरबल शहर के बाजार और गलियों में घूमने लगे। वे इधर उधर पूछताछ करते रहे, यहाँ कोई ऐसा आदमी है जो इतना आलसी हो कि काम करना तो दूर, सांस लेना भी उसे बोझ लगे। लोग हंसते और उन्हें तरह तरह के नाम बताते, लेकिन बीरबल को कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जिसकी कहानी सचमुच अद्भुत हो। शाम ढल रही थी कि बीरबल एक सुनसान गली में पहुंचे। वहां उन्होंने एक मकान के बाहर कुछ बच्चों को खेलते देखा। उन्होंने पूछा, बच्चों, यहाँ कोई बहुत आलसी आदमी रहता है क्या? बच्चे खिलखिलाकर बोले, हाँ, हमारे पड़ोस में ही रहते हैं माधव काका। इतने आलसी हैं कि कभी बाहर निकलते ही नहीं, खाना भी पड़ोसियों से बुलवा लेते हैं, कभी कभी तो दिन भर बिस्तर से उठते ही नहीं। बीरबल तुरंत उस घर में पहुंच गए। दरवाजे पर दस्तक दी। काफी देर बाद एक कराहती हुई आवाज आई, कौन है? दरवाजा खुद खोलकर अंदर आ जाओ, मैं उठ नहीं सकता। बीरबल दरवाजा खोलकर अंदर गए। अंदर का नजारा देखकर वे दंग रह गए। माधव नाम का वो आदमी बिस्तर पर लेटा हुआ था, चेहरे पर आलस्य की पराकाष्ठा। कमरे में चारों तरफ बिखरे हुए बर्तन, आधा खाया हुआ खाना और धूल की मोटी परत। माधव ने सिर घुमाकर पूछा, कौन हो भाई? क्यों तंग कर रहे हो? बीरबल ने कहा, मैं शाही दरबार से आया हूं। बादशाह अकबर यह जानना चाहते हैं कि दुनिया का सबसे आलसी आदमी कौन है। मुझे लगता है कि आप इस उपाधि के योग्य हो सकते हैं। माधव ने जम्हाई ली और बोला, देखो भाई, मैं इतना आलसी हूं कि अगर कोई मुझे इनाम भी दे तो मैं उठकर लेने नहीं जाऊंगा। अगर तुम मुझे खुद उठाकर ले जाओगे तो ठीक, वरना छोड़ दो। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। यही वो आदमी था जिसकी उन्हें तलाश थी। अगले दिन बीरबल माधव को बैलगाड़ी में बिठाकर दरबार ले आए। दरबारियों ने माधव को देखकर खूब ठहाके लगाए। अकबर ने कहा, तो यही है वो महान आलसी? चलो जरा परखते हैं। अकबर ने अपने सैनिक को इशारा किया। उसने एक सोने का सिक्का माधव के सामने जमीन पर रख दिया और बोला, लो, इसे उठाकर रख लो। माधव ने सिक्के की ओर सुस्त निगाहों से देखा और बोला, अगर किसी ने उठाकर मेरे हाथ में रख दिया तो रख लूंगा, वरना ये मेहनत मुझसे नहीं होगी। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने हंसते हंसते कहा, वाह बीरबल, तुम्हें सचमुच असली आलसी मिल गया। लेकिन बीरबल यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा, जहां पनाह, अभी तो आलस्य का असली इम्तिहान बाकी है। फिर बीरबल ने दरबार के एक सेवक को इशारा किया। सेवक गर्मागरम हलवा लेकर आया और माधव के सामने रख दिया। हलवे की खुशबू से दरबार भर गया। अकबर ने कहा, चलो माधव, अब तो इसे खा लो, ये तो मेहनत का काम नहीं है। माधव ने आंखें बंद करके कहा, अगर किसी ने चम्मच से मेरे मुंह में डाल दिया तो खा लूंगा, वरना यूं ही देखता रहूंगा। अब तो पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। अकबर भी पेट पकड़कर हंसने लगे। उन्होंने कहा, बीरबल, ये सचमुच दुनिया का सबसे आलसी आदमी है। मुझे यकीन है कि इससे बड़ा आलसी और कोई नहीं हो सकता। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा,
जहां पनाह, यही तो मैं आपको दिखाना चाहता था। ये आदमी अपने आलस्य में इतना डूब चुका है कि जीवन भी बोझ लगता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि आलस्य अगर हद से बढ़ जाए तो इंसान के पास न सम्मान बचता है, न ही आत्मसम्मान। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, बीरबल, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। आलसी इंसान खुद का तो नुकसान करता ही है, समाज के लिए भी बोझ बन जाता है। इसलिए दरबार में आज से ये ऐलान होगा कि आलस्य से बड़ा कोई दुश्मन नहीं। माधव को कुछ इनाम देकर भेज दिया गया ताकि वो अपनी गरीबी में गुजारा कर सके। लेकिन अकबर ने उसे चेतावनी भी दी, अगर जरा भी मेहनत करोगे तो तुम्हारी हालत सुधरेगी, वरना इतिहास में तुम्हारा नाम सिर्फ आलस्य के लिए जाना जाएगा। दरबार में उस दिन से एक नई कहावत चल पड़ी, आलसी का सोना भी बोझ है, और बीरबल की बुद्धिमत्ता का फिर से लोहा माना गया। अगली नई कहानी। जब अकबर ने आधा हुक्म दिया और पूरा दरबार उलझ गया। एक बार की बात है, फतेहपुर सीकरी के शाही दरबार में सुबह सुबह ही गहमागहमी का माहौल था। सभी दरबारी अपनी अपनी जगह बैठे थे। कोई अपनी दाढ़ी सहला रहा था, कोई तलवार की मूठ पर हाथ फिरा रहा था, तो कोई धीरे धीरे बीरबल की तरफ देख रहा था, मानो अंदाजा लगा रहा हो कि आज फिर कौन सा नया किस्सा होने वाला है। बादशाह अकबर उस दिन कुछ अलग ही मूड में थे। उनके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। उन्होंने अचानक दरबारियों की तरफ देखा और जोर से कहा, सुनो सब लोग, आज मैं एक नया हुक्म सुनाने वाला हूं। लेकिन ध्यान रहे, ये हुक्म अधूरा है, और जो इसे पूरा समझ जाएगा वही सच्चा समझदार कहलाएगा। सभी दरबारी चौंक गए। अधूरा हुक्म? ऐसा तो कभी सुना ही नहीं गया था। आमतौर पर बादशाह के आदेश बिल्कुल साफ और पूरे होते थे, मगर आज मामला ही अलग था। अकबर ने गहरी आवाज में कहा, मेरा हुक्म है कि जो भी दरबार में बैठे हैं वे सब करेंगे। इसके बाद अकबर अचानक रुक गए। उनका चेहरा गंभीर था, लेकिन आंखों में हंसी की चमक। पूरा दरबार सन्न रह गया। कोई समझ नहीं पाया कि अब क्या करना है। दरबारी इधर उधर देखने लगे। कोई धीरे धीरे खड़ा हुआ तो कोई बैठा ही रहा। सबके मन में यही सवाल था, बादशाह का हुक्म अधूरा है तो हम करें क्या? राजा टोडरमल ने झुककर पूछा, जहां पनाह, आपने हुक्म तो दिया मगर वो अधूरा रह गया। कृपया उसे पूरा कर दें ताकि हम आदेश का पालन कर सकें। अकबर मुस्कुराए, नहीं टोडरमल, मैंने जानबूझकर अधूरा छोड़ा है। देखना चाहता हूं कि किसके पास इतनी अक्ल है कि बिना पूरे हुक्म के भी असली मंशा समझ जाए। दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। कोई कह रहा था कि शायद बादशाह चाहते हैं कि सब खड़े हो जाएं। कोई सोच रहा था कि शायद सबको नमाज पढ़नी है। कोई कह रहा था कि शायद बादशाह चाहते हैं कि सब मिलकर नाचें। माहौल धीरे धीरे हास्यास्पद बनने लगा। दरबारियों में से एक, राजा मान सिंह, अचानक खड़े होकर ऊंची आवाज में बोले, जहां पनाह, मेरा मानना है कि आपने आदेश दिया है कि सब लोग युद्ध की तैयारी करें, क्योंकि आपका वाक्य था, जो भी दरबार में बैठे हैं वे सब करेंगे, और इसका आगे का हिस्सा शायद लड़ाई होगा। दूसरे दरबारी अबुल फजल ने तुरंत टोका, नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? बिना वजह लड़ाई क्यों? मुझे लगता है कि बादशाह कहना चाहते थे कि सब करेंगे सलाम, इसलिए सबको खड़े होकर सलाम करना चाहिए। ये सुनते ही आधा दरबार खड़ा हो गया और सलाम ठोक दिया, मगर बाकी आधे बैठे ही रह गए, क्योंकि वे मान सिंह की बात मान रहे थे। अकबर चुपचाप सब देख रहे थे। उनके होठों पर हल्की मुस्कान खेल रही थी। तभी तीसरे दरबारी मिर्जा अजीम ने कहा, मुझे लगता है कि बादशाह ने आदेश दिया था कि सब करेंगे का।
यानी हर कोई अपने अपने काम में लग जाए। तो मैं अभी महल का हिसाब किताब देखने जा रहा हूँ। और वो सचमुच दरबार छोड़कर बाहर जाने लगे। अब तो दरबार हंसी और अफरातफरी से भर गया। कोई सलाम कर रहा था, कोई तलवार निकाल रहा था, कोई बाहर जाने की सोच रहा था। पूरा दरबार एकदम बिखर गया। अकबर ने जोर का ठहाका लगाया, वाह, मैंने आधा हुक्म दिया और तुम सबके होश उड़ गए। अगर मैं पूरा आदेश दे देता तो पता नहीं क्या होता। बीरबल अब तक चुपचाप बैठे तमाशा देख रहे थे। अकबर ने उनकी तरफ देखा और कहा, तो बीरबल तुम क्या कहते हो? मेरा अधूरा हुक्म क्या था? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, आपका हुक्म था जो भी दरबार में बैठे हैं वे सब करेंगे। वही जो अक्ल कहे, यानी असली हुक्म ये था कि हम बिना अधूरे आदेश पर हड़बड़ी न करें। असली समझदारी यही है कि अधूरे आदेश का इंतजार किया जाए और बादशाह की मंशा पूरी तरह समझी जाए। अकबर ने ताली बजाकर कहा, वाह बीरबल, सिर्फ तुमने सही समझा। अधूरा आदेश देकर मैंने दरबारियों की अक्ल की परीक्षा ली थी और तुमने साबित कर दिया कि अक्ल वही है जो अधूरे से पूरे को समझ ले। दरबार हंसी से गूंज उठा, मगर इस हंसी के बीच हर दरबारी को अंदर ही अंदर ये एहसास हो गया कि जल्दबाजी और अनुमान से बड़ी गलती और कोई नहीं होती। उस दिन से दरबार में एक नई कहावत चल पड़ी, अधूरे हुक्म का इंतजार करो वरना खुद ही हुक्म का तमाशा बन जाओ। और बीरबल की समझदारी का फिर से लोहा माना गया। बादशाह अकबर ने उसी शाम बीरबल को इनाम देते हुए कहा, तुम्हारी अक्ल ही इस दरबार की असली ताकत है। जब तक तुम हो मेरे अधूरे हुक्म भी पूरे हो जाते हैं। दरबारियों ने तालियां बजाईं और उस दिन का किस्सा इतिहास की किताबों में दर्ज हो गया। एक अधूरे हुक्म ने पूरे दरबार को हिला दिया, मगर बीरबल की अक्ल ने सबको सीधा रास्ता दिखा दिया। ये उठता है कि बादशाह अकबर क्या करेंगे? क्या दोनों को कुर्सी से उठाकर खड़ा कर देंगे या कुर्सी को आधा आधा काटकर बंटवारा कर देंगे? पर नहीं, असली मजा तो तब आया जब बीरबल ने दिमाग लगाकर ऐसा हल निकाला कि पूरी अदालत हंसी से गूंज उठी और दोनों दरबारियों की अक्ल ठिकाने पर आ गई। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक बिल्कुल अनोखी कहानी, दो दरबारी और एक ही कुर्सी की चुनौती। एक ऐसी कहानी जिसमें है अकबर की अनोखी सोच, दरबार की नोकझोंक और बीरबल की चालाकी। एक बार की बात है, फतेहपुर सीकरी का दरबार उस दिन जैसे हंसी और तनाव का मिलाजुला मंजर था। सुबह सुबह बादशाह अकबर अपनी गद्दी पर बैठे ही थे कि दरबार में अचानक हलचल मच गई। सबकी निगाहें उस ओर चली गईं जहां दरबार के एक कोने में रखी शाही कुर्सी पर दो दरबारी आधे आधे अटके पड़े थे। वो दृश्य कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कोई दो मुर्गे एक ही दाने पर चोंच मारने के लिए भिड़ गए हों। दरबारियों की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। ये तो बड़ा तमाशा हो गया, किसी ने कहा। अरे भाई, कुर्सी की लड़ाई अब राजसभा तक पहुंच गई, दूसरे ने ठहाका लगाया। दरबारी रामलाल, जो अपनी भारी भरकम देह और मूंछों की ऐंठ के लिए मशहूर था, गरजकर बोला, जहां पनाह, ये कुर्सी मेरी है। पिछले 5 सालों से मैं इसी पर बैठता आया हूं। ये मेरा हक है। तभी बगल में ठुंसा हुआ दरबारी गंगाराम भी पीछे न रहा। उसने अपनी पतली नाक को ऐंठते हुए जवाब दिया, गलत, ये कुर्सी मेरी है। जब आप जैसे लोग इस दरबार में नए नए आए थे, तभी से मैं इस कुर्सी को अपना आसन बनाए हुए हूं। दोनों एक दूसरे को कोहनियां मार रहे थे और चेहरों से ऐसा लग रहा था कि अगर दरबार का नियम न होता तो दोनों वही कुर्सी समेत एक दूसरे को पटक देते। अकबर इस दृश्य को देखकर पहले तो हंसी दबाने लगे, लेकिन फिर उनका शाही गुस्सा जागा। दरबार को अखाड़ा बनाने की इजाजत किसने दी? उन्होंने गरजते हुए कहा।
लेकिन भीतर से उनकी जिज्ञासा बढ़ गई थी। आखिर ऐसी क्या खासियत थी उस कुर्सी में कि दोनों उस पर मर मिटने को तैयार थे। बीरबल, जो हमेशा अकबर के मूड को समझ जाता था, हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। उसने धीमे स्वर में कहा, जहां पनाह, मामला भले ही कुर्सी का हो, लेकिन असल में यह दरबारियों की अक्ल और लालच की परीक्षा भी है। अकबर ने आंखें तरेरी और बोले, तो बीरबल, क्यों न हम इस मामले का निपटारा आज दरबार में ही करें, ताकि आगे से किसी कुर्सी को लेकर झगड़ा न हो। रामलाल और गंगाराम दोनों ने एक साथ चिल्लाकर कहा, हाँ हुजूर, फैसला कीजिए। और फिर दोनों ने एक दूसरे की तरफ घूरा, जैसे कह रहे हों, अब देख लूंगा तुझे। अब दरबार का माहौल मजाक और गंभीरता का अजीब संगम बन गया था। कोई मुस्कुरा रहा था, कोई तनाव में था कि बादशाह कहीं दोनों को सजा न सुना दें। अकबर ने थोड़ी देर सोचकर कहा, तो ठीक है, आज इस दरबार में ये फैसला होगा कि उस कुर्सी पर असल हक किसका है। लेकिन फैसला जल्दी नहीं होगा। पहले हम जानेंगे कि आखिर दोनों उस कुर्सी को क्यों चाहते हैं। रामलाल ने तुरंत हाथ उठाया और बोला, जहां पनाह, वो कुर्सी मेरे लिए सम्मान का प्रतीक है। मैं दरबार का सबसे पुराना सेवक हूं। अगर मुझे उससे हटाया गया तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। गंगाराम हंस पड़ा और बोला, हुजूर, ये आदमी तो बस ढकोसले करता है। असलियत यह है कि वह कुर्सी हमेशा मेरे लिए तय की गई थी। दरबार में जब भी लोग देखते हैं कि मैं उस पर बैठा हूं तो वे मेरी इज्जत करते हैं। अब अगर इसे दे दी गई तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, वाह, दोनों की इज्जत एक ही कुर्सी पर टिकी है। अगर कुर्सी टूट गई तो क्या दोनों की इज्जत भी टूट जाएगी। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अब बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो मैं एक खेल के जरिए इस मामले को सुलझा सकता हूं। अकबर ने तुरंत हामी भर दी, ठीक है बीरबल, तुम्हारा तरीका ही सही, लेकिन ध्यान रहे फैसला ऐसा हो कि दोनों दरबारी मान जाएं। बीरबल ने शांति से कहा, हुजूर, इस कुर्सी को लेकर आज से एक अजीब चुनौती होगी। दोनों दरबारियों को 7 दिनों तक अलग अलग तरीकों से इस कुर्सी की हकदारी साबित करनी होगी। जो दरबारी कुर्सी की असली काबिलियत दिखा देगा वही विजेता होगा। 7 दिनों तक दरबार में कुर्सी को लेकर जो दृश्य बने वह अद्भुत थे। कभी रामलाल कुर्सी पर बैठकर कविताएं पढ़ने लगता, कभी गंगाराम उसी कुर्सी को पकड़कर गाना गाने लगता। एक दिन तो गंगाराम ने कुर्सी पर फूल चढ़ाकर उसे देवता का रूप दे दिया और आरती करने लगा। पूरा दरबार हंस हंस कर लोटपोट हो गया। रामलाल भी पीछे न रहा। उसने एक दिन कुर्सी पर बैठकर ऐलान कर दिया कि यह कुर्सी दरबार की सबसे ऊंची विद्वता का प्रतीक है। लेकिन उसी वक्त उसका पायजामा फट गया और दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर हर दिन इस तमाशे को मजे से देखते रहे और अंत में 7वें दिन बीरबल ने दोनों को सामने बुलाकर कहा, अब फैसला होगा। दोनों दरबारी सांस रोके खड़े हो गए। बीरबल ने अकबर से इजाजत मांगी और कहा, जहां पनाह, असल में इस कुर्सी पर हक किसी का भी नहीं है। ये कुर्सी न रामलाल की है न गंगाराम की, ये दरबार की है और दरबार सिर्फ उसी को सम्मान देता है जो दूसरों की इज्जत करना जानता है। उसने दोनों की तरफ देखा और बोला, पिछले 7 दिनों में आप दोनों ने अपनी इज्जत इस कुर्सी से बांध दी, लेकिन असलियत यह है कि इज्जत कुर्सी से नहीं कर्म से मिलती है। अकबर ने तालियां बजाते हुए कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारा दिमाग सबसे तेज है। और फिर उन्होंने हुक्म दिया कि आज से इस कुर्सी पर कोई स्थायी दरबारी नहीं बैठेगा। यह कुर्सी हर दिन अलग अलग दरबारी के लिए होगी, ताकि किसी को ये भ्रम न रहे कि इज्जत कुर्सी से आती है। दरबार गूंज उठा।
सबने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। रामलाल और गंगाराम दोनों शर्मिंदा होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर चुपचाप पीछे की ओर जाकर खड़े हो गए। बीरबल ने मन ही मन सोचा, कुर्सी चाहे जिसकी हो, लेकिन असली कुर्सी तो दिमाग की होती है और उस पर बैठने का हुनर बहुत कम लोगों के पास है। उस दिन से फतेहपुर सीकरी के दरबार में एक नया नियम बन गया, इज्जत कुर्सी से नहीं, इंसान के कर्म से तय होगी। और वही था असली फैसला। अगली नई कहानी, बीरबल और नकली फरियादी की दरख्वास्त। एक बार की बात है, फतेहपुर सीकरी के दरबार में हमेशा की तरह सुबह का जमावड़ा लगा हुआ था। बादशाह अकबर अपनी शाही गद्दी पर बैठे हुए थे और चारों ओर दरबारी अपने अपने चेहरे पर गंभीरता का रंग चढ़ाए खड़े थे। लेकिन दरबारियों की आंखों में एक अदृश्य चमक थी। उन्हें मालूम था कि अकबर के दरबार में हर दिन कोई न कोई अजीबोगरीब मामला आ ही जाता है। और सचमुच उस दिन भी दरबार के द्वारपाल ने ऊंची आवाज में ऐलान किया, हुजूर आला, एक फरियादी हाजिर है। कहता है कि उसका मामला इतना अनोखा है कि इसका इंसाफ सिर्फ आपके दरबार में ही हो सकता है। अकबर ने भौहें उठाईं और मुस्कुराकर कहा, तो फिर उसे अंदर बुलाया जाए। देखूं ऐसा कौन सा मामला है जो मेरे दरबार के सिवा कहीं और सुना नहीं जा सकता। दरबार का दरवाजा खुला और अंदर आया एक लंबा चौड़ा आदमी। उसके कपड़े फटे पुराने थे, पर ग्रीबी कुछ बनावटी लग रही थी। उसकी चाल में एक अजीब आत्मविश्वास था, जैसे वो दरबार में फरियाद करने नहीं बल्कि तमाशा दिखाने आया हो। वो आदमी सीधा अकबर के सामने आया, जमीन पर लौट गया और ऊंची आवाज में बोला, जहांपना, मैं आपका गुलाम हूं, मेरी सुनवाई कीजिए। मेरी बकरी चोरी हो गई है और उसके साथ मेरी इज्जत भी चोरी हो गई है। मैं तब तक चैन नहीं लूंगा जब तक आप मेरी इज्जत और मेरी बकरी दोनों वापस नहीं दिलवा देते। पूरा दरबार सन्न रह गया। किसी ने ऐसी फरियाद पहले कभी नहीं सुनी थी। बकरी चोरी होना समझ में आता था, लेकिन इज्जत चोरी होना, वो भी बकरी के साथ। कई दरबारी हंसी रोकने लगे। कोई मूंछों के नीचे से मुस्कुराया तो कोई अपनी पगड़ी के पीछे मुंह छिपाकर खिलखिलाया। अकबर ने अपने चेहरे पर गंभीरता बनाए रखी, लेकिन उनकी आंखों में शरारत की चमक आ चुकी थी। अकबर ने पूछा, ये कैसे हो सकता है कि कोई तुम्हारी बकरी और तुम्हारी इज्जत दोनों चुरा ले गया? साफ साफ बताओ। फरियादी ने आंखें घुमाकर बोला, हुजूर, मेरी बकरी गांव की सबसे अनोखी बकरी थी। वह रोज मेरे पीछे पीछे चलती थी और मेरे आदेश पर बैठ जाती थी। लोग कहते थे कि ऐसी बकरी पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। जब तक वो मेरे पास थी, लोग मुझे इज्जत देते थे, लेकिन जैसे ही वो चोरी हुई, लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे और बोले कि अब मैं इज्जत के काबिल नहीं रहा। इसीलिए मैं कहता हूं, मेरी इज्जत भी उसी बकरी के साथ चोरी हो गई। दरबार फिर से ठहाकों से गूंज उठा। अकबर खुद भी हंसी नहीं रोक पाए और बोले, वाह, अब तो हमें बकरी पालकों के लिए नया कानून बनाना पड़ेगा कि उनकी इज्जत बकरी से बंधी है। लेकिन बीरबल अब तक चुपचाप फरियादी को ध्यान से देख रहा था। उसे शक हुआ कि ये आदमी सच बोलने नहीं बल्कि किसी चाल से दरबार को फंसाने आया है। बीरबल ने धीरे से अकबर से कहा, जहांपनाह, अगर इजाजत हो तो मैं इस फरियादी से कुछ सवाल करूं। अकबर ने इशारे से हामी भरी। बीरबल ने पूछा, तो बताओ भले आदमी, तुम्हारी बकरी कब चोरी हुई? वो बोला, 3 दिन पहले। और तुम यहां 3 दिन बाद क्यों आए? वो बोला, क्योंकि पहले मैंने गांव के चौकीदार, सरपंच और यहां तक कि अपने पड़ोसियों को भी शिकायत की। सबने कहा, अगर इंसाफ चाहिए तो सीधे अकबर बादशाह के दरबार जाओ।
अच्छा, बीरबल ने कहा, और तुम्हें शक किस पर है? वो बोला, गांव के सभी लोग चोर हो सकते हैं, लेकिन असली चोर कौन है ये मैं नहीं जानता। अब यही बात तो आप निकालेंगे। बीरबल मुस्कुराया। उसे पूरा यकीन हो गया कि ये फरियादी सच में फरियादी नहीं है, बल्कि कोई चालाक आदमी है जो दरबार को मूर्ख बनाना चाहता है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है इस मामले की असली परख करनी होगी। क्यों न हम इस फरियादी की बात मानकर उसकी बकरी ढूंढने का खेल खेलें। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, फिर तो आज दरबार में बकरी की जांच होगी। चलो, हम सब तैयार हैं। फिर बीरबल ने चतुराई से दरबारियों को और फरियादी को एक खेल में उलझा दिया। उसने दरबारियों से कहा कि हर कोई एक एक कागज पर लिखे कि अगर वही बकरी का चोर होता तो बकरी को कहां छुपाता। सबने अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से अजीब अजीब जगहें लिखी। कोई बोला तालाब में बांध देता, कोई बोला घास के ढेर में छुपा देता, कोई बोला दूसरे गांव बेच आता। फिर बीरबल ने उन कागजों को एक एक करके पढ़ना शुरू किया, और जैसे ही उसने फरियादी का लिखा हुआ पढ़ा, उसकी आंखें चमक उठीं। उसमें लिखा था, अगर मैं चोर होता तो बकरी को उस तालाब के किनारे बांधता जहां कोई उसे देख ही न पाए। बीरबल मुस्कुराया और बोला, हुजूर, अब इंसाफ हो चुका, चोर यही आदमी है। पूरा दरबार हैरान रह गया। फरियादी घबरा गया, नहीं, मैं चोर नहीं हूं, मैं तो बस अंदाजा लगा रहा था। बीरबल ने कहा, अगर तुम सच में निर्दोष होते तो अंदाजा गांव की आम जगहों का लगाते, लेकिन तुमने वही जगह लिखी जहां सच में बकरी छुपाई गई है। तुम्हारी आंखें और तुम्हारी चाल ही बता रही थी कि तुम कोई सीधा आदमी नहीं। दरअसल तुमने अपनी ही बकरी चुराई और यहाँ आकर अकबर बादशाह के नाम का इस्तेमाल कर दरबार को बदनाम करना चाहा, ताकि सब कहें कि देखो, अकबर भी बकरी की चोरी नहीं सुलझा पाए। अकबर गुस्से से उठ खड़े हुए और बोले, तो ये था तुम्हारा असली मकसद? अपने फायदे के लिए मेरे दरबार को तमाशा बनाने आया था। फरियादी पसीने पसीने हो गया। दरबारियों की हंसी गूंज उठी। अकबर ने आदेश दिया कि उसे उचित सजा दी जाए ताकि आगे कोई दरबार की मर्यादा से न खेले। फिर अकबर ने बीरबल की तरफ देखकर कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी नजर सबसे गहरी है, वरना हम तो इस अजीब फरियाद में उलझ ही गए थे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, असली फरियादी वो नहीं होता जो शोर मचाए। असली फरियादी वो है जो चुपचाप अपना सच दिखा दे, और असली नकली वहीं पकड़ा जाता है जहां वो सोचता है कि सबको मूर्ख बना देगा। दरबार ठहाकों और तालियों से गूंज उठा। उस दिन से अकबर के दरबार में नया नियम बना, अगर कोई फरियादी बहुत ज्यादा अजीबोगरीब और बनावटी शिकायत लेकर आए तो पहले उसे बीरबल की नजर से परखा जाएगा। और इस तरह नकली फरियादी की पोल खुली और दरबार का मान फिर से ऊंचा हुआ। अगली नई कहानी, बीरबल और आधे दरवाजे का इंसाफ। एक बार की बात है, अकबर का शाही दरबार अपने पूरे वैभव के साथ लगा हुआ था। गर्मियों की दोपहर थी, मगर महल के भीतर ठंडी हवाएं चल रही थीं। संगमरमर के फर्श पर बिछे कालीनों पर दरबारी बैठे बैठे अपनी मूछें संवार रहे थे और दरबार का माहौल हल्का सा सुस्त था। अकबर बादशाह भी अपने गद्दी पर आराम से टिके थे और कभी इधर तो कभी उधर नजर दौड़ा रहे थे। अचानक दरबार के बाहर से ऊंची ऊंची आवाजें सुनाई देने लगी। पहरेदारों ने दरवाजा खोला और दो आदमी गुस्से से झगड़ते हुए अंदर घुसे। दोनों की हालत देखकर दरबारी चौंक गए। एक आदमी के कपड़े धूल से सने थे और दूसरा आदमी अपनी पगड़ी बार बार ठीक करता हुआ अकबर के सामने आकर बोला, जहांपनाह, हमें इंसाफ चाहिए।
इस आदमी ने मेरी आधी जमीन हड़प ली है। दूसरा आदमी तुरंत उछल पड़ा, झूठ बोलता है, बादशाह सलामत। ये तो कहता है कि आधा दरवाजा भी मेरा है। बताइए, भला दरवाजा भी आधा आधा होता है क्या? दरबार एकदम हंसी से गूंज उठा। कुछ दरबारी तो ठहाके लगाते लगाते गिरते गिरते बचे। एक दरवाजे पर झगड़ा, वो भी आधे दरवाजे पर। अकबर ने अपनी मूंछों को सहलाते हुए गंभीर आवाज में कहा, चुप रहो सब, ये मामूली मामला नहीं। अगर ये लोग आधे दरवाजे पर लड़ाई कर रहे हैं तो जरूर कोई बड़ी बात है। बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल, जो अब तक चुपचाप दोनों को देख रहा था, मुस्कुराते हुए बोला, जहां पनाह, पहले हमें ये जानना होगा कि मामला आखिर है क्या। दरवाजा आधा आधा कैसे हुआ? पहला आदमी बोला, हुजूर, हमारी पुश्तैनी जमीन पर 2 घर बने हैं। बीच में एक दरवाजा है जिससे दोनों घरों में आवाजाही होती है, लेकिन ये जनाब कहते हैं कि पूरा दरवाजा उनका है, जबकि असल में दरवाजे का आधा हिस्सा मेरे हिस्से में पड़ता है। और मैं कहता हूं, मुझे मेरा आधा दरवाजा चाहिए। दूसरा आदमी बोला, अब हुजूर सोचिए जरा, अगर दरवाजा आधा हो जाए तो कोई घर में घुस भी पाएगा? ये तो सरासर नाइंसाफी है। दरवाजा तो एक ही है, या तो मेरा होगा या इसका। आधा आधा का झगड़ा तो बेकार है। अकबर सोच में पड़ गए। दरबारियों के चेहरे पर फिर से हंसी दौड़ गई। किसी ने कान में कहा, अब बीरबल देखना कैसे आधा दरवाजा बना देता है। अकबर ने बीरबल से कहा, तो बीरबल, अब तुम ही कोई हल निकालो। दरवाजा आधा आधा कैसे किया जा सकता है? बीरबल ने गहरी सांस ली और बोला, जहां पनाह, इंसाफ का तकाजा है कि दोनों को बराबरी मिले, तो क्यों न हम दरवाजे को सचमुच आधा काटकर दोनों को बांट दें। पूरा दरबार एकदम खामोश हो गया। फिर ठहाका गूंज उठा। एक दरबारी बोला, अरे बीरबल, दरवाजा काट दिया तो फिर दोनों के घरों में कोई घुस ही नहीं पाएगा। अकबर भी मुस्कुरा पड़े, तो ये तो बेवकूफी हुई। बीरबल, तुम तो अक्लमंद माने जाते हो, अब कोई और हल सोचो। बीरबल ने चालाकी से दोनों फरियादियों को देखा और कहा, ठीक है, मुझे 1 दिन का वक्त दीजिए। कल तक मैं दरवाजे को आधा भी कर दूंगा और पूरा भी रहने दूंगा। अकबर ने हामी भरी, तो ठीक है, कल दरबार में इसका हल होगा। अगले दिन दरबार लगा। दोनों फरियादी हाजिर थे। सबकी आंखें बीरबल पर थीं कि अब वो क्या करामात दिखाने वाले हैं। बीरबल ने दरबार में एक बड़ा सा नक्शा मंगवाया और सबके सामने फैलाकर बोला, ये देखिए, दरवाजा आधा आधा बांटा जा सकता है, मगर काटकर नहीं। हम ये करेंगे, दरवाजे की चौखट और दहलीज एक आदमी को मिलेगी और कुंडी और ताला दूसरे आदमी को, यानी दरवाजे को दोनों ही खोल सकेंगे, मगर किसी एक की मर्जी से नहीं। दोनों की सहमति जरूरी होगी। इस तरह दरवाजा आधा आधा भी हुआ और पूरा भी रहा। पूरा दरबार ताली बजाकर हंस पड़ा। अकबर हंसते हंसते बोले, वाह बीरबल, तुमने आधे दरवाजे को पूरा इंसाफ बना दिया। अब किसी को शिकायत नहीं होगी। पहला फरियादी बोला, जहां पनाह, ये इंसाफ मुझे मंजूर है। दूसरा भी बोला, जी हुजूर, अब कोई झगड़ा नहीं रहेगा। लेकिन दरबार अभी शांत ही हुआ था कि बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है इस मामले में कुछ और छिपा है। दरअसल ये दोनों दरवाजे पर नहीं बल्कि जमीन पर झगड़ रहे हैं। दरवाजे की आड़ में असल में दोनों आधी आधी जमीन हथियाना चाहते हैं। अकबर चौंक पड़े, तो फिर सच्चाई कैसे सामने आएगी? बीरबल मुस्कुराया,
जहांपनाह, बहुत आसान है। हमें बस दोनों को कहना होगा कि अब से दरवाजा शाही खजाने का हिस्सा है और हम दोनों की जमीन पर कर वसूल करेंगे। ये सुनते ही दोनों फरियादी डर से कांप गए और बोले, नहीं हुजूर, हमें कोई कर नहीं देना। दरवाजा तो बस हमारा आपसी झगड़ा था, अब हम दोनों मिलकर इसे बांट लेंगे। दरबारियों की हंसी फिर गूंज उठी। असल सच्चाई बाहर आ चुकी थी। अकबर ने बीरबल की तरफ देखकर कहा, तुम्हारी अक्ल वाकई बेमिसाल है। तुमने न सिर्फ आधे दरवाजे का मसला सुलझाया, बल्कि इन दोनों की लालच भी उजागर कर दी। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुका लिया और बोला, जहांपनाह, इंसाफ वही है जो लोगों को उनकी हकीकत भी दिखा दे। और इस तरह आधे दरवाजे का मामला न सिर्फ हल हुआ, बल्कि लोगों को ये भी सबक मिला कि अगर चालाकी से झगड़ा करेंगे तो दरबार की नजर से बच नहीं पाएंगे। अगली नई कहानी। जब 3 दरबारी आपस में भिड़े और बीरबल ने हंसते हंसते फैसला सुना दिया। एक बार की बात है, फतेहपुर सीकरी के शाही महल में अकबर का दरबार लगा हुआ था। महल के ऊंचे झरोखों से धूप की सुनहरी किरणें संगमरमर के फर्श पर पड़ रही थीं। हवा में अगरबत्ती की हल्की सी खुशबू तैर रही थी और दरबारियों के रंग बिरंगे कपड़े इस नजारे को और भी भव्य बना रहे थे। अकबर बादशाह अपनी गद्दी पर बैठे हुए गंभीर नजर से दरबार का मुआयना कर रहे थे, लेकिन उनके मन में हल्की ऊब सी थी। उन्हें लगा कि आज का दिन कुछ फीका रहेगा, न कोई खास फरियादी, न कोई दिलचस्प मामला। मगर तभी दरबार के द्वार पर जोर जोर की आवाजें गूंजने लगी। पहरेदार दौड़ते हुए आए और बोले, हुजूर, बाहर 3 दरबारी आपस में इतना झगड़ रहे हैं कि अलग करना मुश्किल हो रहा है। हर कोई कहता है कि मामला सिर्फ आप ही सुलझा सकते हैं। अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अरे ये तो दिलचस्प बात है, बुलाओ उन्हें, देखता हूं आखिर ये तीनों किस बात पर भिड़े हैं। कुछ ही देर में 3 दरबारी गुस्से में लाल पीले होते हुए अंदर आए। पहला दरबारी लंबा चौड़ा था, मूंछों को ताव देता हुआ बोला, जहांपनाह, सबसे पहले मेरी सुनवाई कीजिए। दरअसल ये दोनों मेरे खिलाफ बेकार का इल्जाम लगा रहे हैं। असल गुनहगार यही हैं। दूसरा दरबारी, जो थोड़ा मोटा और घमंडी चाल में था, तुरंत बोला, नहीं हुजूर, सबसे बड़ा धोखा तो इस आदमी ने किया है। ये चालाकी से मेरी मेहनत का फल हड़पना चाहता है। तीसरा दरबारी, जो अपेक्षाकृत छोटा और चपल था, अकबर के सामने झुककर बोला, जहांपनाह, सच्चाई तो यही है कि दोनों मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बेगुनाह हूं। इन दोनों ने मिलकर मुझ पर इल्जाम लगाया है। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। तीनों की आवाजें इतनी तेज थीं कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि मामला है क्या। अकबर ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया और कहा, इतना शोर मचाने से मसला हल नहीं होगा। अब साफ साफ बताओ, ये झगड़ा किस बात पर है। तीनों एक दूसरे की ओर देखने लगे, फिर लगभग एक साथ बोले, हुजूर, मामला उस अनोखी कुर्सी का है। कुर्सी? अकबर ने भौहें चढ़ाई। पहला दरबारी बोला, जी हां जहांपनाह, आपने पिछले हफ्ते दरबार में सबसे अच्छे काम के लिए एक खास कुर्सी देने का ऐलान किया था। सोने की नक्काशीदार लाल मखमल से जड़ी कुर्सी। अब हर कोई दावा कर रहा है कि वो कुर्सी उसी की है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, तो असल झगड़ा इनाम की कुर्सी पर है। ये तो और भी दिलचस्प हो गया। बीरबल, जो चुपचाप सारा तमाशा देख रहे थे, हल्की मुस्कान दबा न सके। उन्हें समझ आ गया कि असली खेल कहाँ है। अकबर ने तीनों की ओर इशारा करके कहा, ठीक है,
अब हर कोई अपने अपने हक का दावा पेश करे। जो सबसे पुख्ता वजह बताएगा कुर्सी उसी की होगी। पहला दरबारी गर्व से बोला, जहांपनाह, मैंने पिछले महीने सूबे में कर वसूली इतनी ईमानदारी से की कि खजाने में दोगुनी आमदनी पहुंची। अगर मैं न होता तो शाही खजाना खाली रह जाता, इसलिए कुर्सी का हकदार मैं हूं। दूसरा दरबारी तुरंत बोला, हुजूर, मैंने तो उस आमदनी से बाजार और पुल बनवाए। अगर मैं न होता तो जनता आज भी कीचड़ और गड्ढों में फंसी रहती, इसलिए कुर्सी मेरी होनी चाहिए। तीसरा दरबारी मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, सच कहूं तो आम जनता मुझसे सबसे ज्यादा खुश है। मैं हर रोज उनके मसले सुनता हूं, उनकी मदद करता हूं। कुर्सी उसी को मिलनी चाहिए जो जनता का सबसे बड़ा सेवक हो। अब दरबार में खुसर पुसर होने लगी। हर कोई अपने अपने मन में तौल रहा था कि असली हकदार कौन है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा तो, बीरबल, तुम क्या कहते हो? तीनों ही अपने अपने दावे पेश कर चुके हैं। अब असली हकदार कैसे तय होगा? बीरबल धीरे धीरे खड़े हुए। उनकी आंखों में वही पुरानी शरारत थी। उन्होंने तीनों दरबारियों की ओर देखते हुए कहा, जहांपनाह, कुर्सी सचमुच अनोखी है, लेकिन असली हकदार का पता लगाने के लिए हमें थोड़ी परीक्षा करनी होगी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसी परीक्षा? बीरबल ने कहा, बहुत आसान। कुर्सी को अभी दरबार में लाया जाए और फिर तीनों से कहा जाए कि वे अपनी अपनी कुर्सी लेकर बैठें। पूरा दरबार चौंक गया। दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे। ये क्या मतलब हुआ? तीनों के लिए एक ही कुर्सी है, बैठेंगे कैसे? लेकिन अकबर जानते थे बीरबल का इशारा कहीं और है। उन्होंने कुर्सी मंगाने का हुक्म दिया। थोड़ी देर में चमचमाती सोने की नक्काशीदार कुर्सी दरबार में लाई गई। उसकी चमक देखकर सभी की आंखें चौंधिया गईं। बीरबल ने तीनों से कहा, तो अब बैठिए। जो इस कुर्सी का असली हकदार है वही उस पर बैठ पाएगा। पहला दरबारी झपटकर आगे बढ़ा, मगर जैसे ही उसने बैठने की कोशिश की, दूसरा और तीसरा दोनों उससे भिड़ गए। तीनों खींचतान में कुर्सी को इधर उधर धकेलने लगे। दरबार में अफरा-तफरी मच गई। हर कोई ये तमाशा देखकर ठहाके लगा रहा था। आखिर तीनों इतने जोर से भिड़े कि कुर्सी का एक पाया हिल गया और वो लड़खड़ाने लगी। अकबर खड़े हो गए और गुस्से में बोले, बस करो, ये दरबार है, अखाड़ा नहीं। तीनों सकपका गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, आपने देखा? तीनों ही कुर्सी पाने की कोशिश में इतनी लालच दिखा बैठे कि उसकी इज्जत ही मिट्टी में मिला दी। असली हकदार वही होता है जो कुर्सी की हिफाजत करे, न कि उसे तोड़ने पर उतारू हो जाए। अकबर ने सिर हिलाया, सच कहा बीरबल। तो अब कुर्सी किसे मिलेगी? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ये कुर्सी किसी दरबारी को नहीं मिलेगी। ये जनता के बीच जाएगी। इसे शहर के चौक पर रखा जाएगा, जहां कोई भी थकामांदा किसान या यात्री आकर बैठ सके। इनाम जनता को मिलेगा, क्योंकि असली मेहनत उसी की है। पूरा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। अकबर भी खिलखिलाकर हंस पड़े। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, तुमने न सिर्फ तीनों की लालच उजागर की, बल्कि असली इनाम का हकदार भी जनता को ठहराया। यही असली इंसाफ है। तीनों दरबारी शर्म से सिर झुकाकर खड़े रह गए और दरबार में सबने मान लिया कि बीरबल का फैसला ही सबसे अनोखा और सबसे न्यायपूर्ण था। अगली नई कहानी, बीरबल और उल्टी गवाही का किस्सा, जब सच बोलना भी झूठ साबित हो गया। एक बार की बात है, अकबर के शाही दरबार में हमेशा की तरह चहल पहल थी। बादशाह अपनी गद्दी पर बैठे हुए फरियादियों की बातें सुन रहे थे।
दरबार में गंभीरता और हास्य का अद्भुत मिश्रण था। कभी किसी की गुहार सुनकर सब उदास हो जाते, तो कभी किसी दरबारी की हरकत पर हंसी का फव्वारा फूट पड़ता। मगर उस दिन एक ऐसा मामला आया जिसने पूरे दरबार को हक्का बक्का कर दिया। दरबार का मुंशी दरवाजे पर खड़ा होकर बोला, हुजूर आला, आज आपके सामने एक ऐसा मुकदमा पेश होने वाला है जिसमें सच और झूठ की पहचान करना आसान नहीं होगा। फरियादी और गवाह सब अजीब ढंग से बोल रहे हैं। खुद देख लीजिए। अकबर ने भौहें उठाई तो फिर देर किस बात की, बुलाओ उन्हें। अंदर आए दो आदमी। पहला लंबा पतला, चेहरा लाल पीला गुस्से से भरा हुआ। दूसरा छोटा मोटा, घबराया हुआ और बार बार अपने हाथ मल रहा था। लंबा आदमी बोला, जहांपना, मेरा नाम हिम्मत राय है। इस आदमी ने, जिसका नाम फकीर चंद है, मेरी दुकान से चुपके से कपड़ा चुरा लिया। मैंने अपनी आंखों से देखा है। फकीर चंद तुरंत तड़प कर बोला, झूठ, सरासर झूठ। मैंने कोई चोरी नहीं की, उल्टा ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। जहां पनाह, मैं बेगुनाह हूं। अकबर ने दोनों को गौर से देखा और बोले, तो मामला चोरी का है, लेकिन इसमें नया क्या है? रोजाना तो कोई न कोई चोरी का मुकदमा आता ही है। मुंशी ने धीरे से कहा, हुजूर, मामला इतना सीधा नहीं है। दोनों के पास अपने अपने गवाह भी हैं, लेकिन उनके बयान बिल्कुल उल्टे हैं। कोई सच बोल रहा है, कोई झूठ, लेकिन समझना मुश्किल है कि कौन। अकबर ने कुर्सी पर थोड़ा आगे झुकते हुए कहा, अच्छा, तो गवाहों को बुलाओ। दरबार में 3 गवाह आए। पहला गवाह बोला, जहांपनाह, मैंने अपनी आंखों से देखा कि फकीर चंद ने कपड़ा उठाया और भाग गया। दूसरा गवाह बोला, हुजूर, मैं भी वहीं था, लेकिन सच तो ये है कि हिम्मत राय ने खुद कपड़ा छिपाकर रखा था और अब चोरी का इल्जाम फकीर चंद पर मढ़ रहा है। तीसरा गवाह बोला, जहांपनाह, मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि जब मैंने देखा तो कपड़ा दोनों के हाथ में था। कौन चोर है और कौन सच्चा, मुझे नहीं पता। पूरा दरबार उलझन में पड़ गया। 3 गवाह, 3 अलग बयान। अकबर ने माथा पकड़ लिया, हे खुदा, ये कैसी गुत्थी है? सबकी गवाही एक दूसरे के खिलाफ है। अब इसका हल कैसे निकलेगा? बीरबल, जो अब तक चुपचाप बैठे थे, मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस मामले में सच और झूठ का फर्क जुबान से नहीं बल्कि अकल से समझना होगा। अगर आप इजाजत दें तो मैं इस उल्टी गवाही का सच सामने ला सकता हूं। अकबर ने राहत की सांस ली। हाँ बीरबल, अब तो ये गुत्थी तुम ही सुलझा सकते हो। बीरबल ने गवाहों से कहा, ठीक है, अब तुम सब एक एक करके बताओ कि चोरी किस समय हुई थी। पहला गवाह बोला, सुबह सूर्योदय के बाद। दूसरा बोला, नहीं, दोपहर के समय। तीसरा बोला, मैं कहता हूं कि ये सब शाम के वक्त हुआ। बीरबल ने हल्की हंसी दबाई। फिर उन्होंने दोनों फरियादियों की ओर देखा और कहा, अच्छा, अब तुम दोनों अपनी अपनी जेबें खाली करो। दोनों ने जेबें खाली की। हिम्मत राय की जेब से कपड़े का छोटा सा टुकड़ा निकल आया। पूरा दरबार हैरान रह गया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सच्चाई अब सामने है। जिसने चोरी का इल्जाम लगाया असल में वही चोर है। गवाहों के बयान उल्टे पुल्टे इसलिए हैं क्योंकि असलियत किसी को पता ही नहीं थी, लेकिन सच छिपता नहीं। कपड़े का टुकड़ा ही असली गवाही है। अकबर ने तालियां बजाईं, वाह बीरबल, तुमने तो उल्टी गवाही का भी राज खोल दिया। सचमुच जब जुबानें उलझ जाएं तो चीजों से पूछना चाहिए, वे कभी झूठ नहीं बोलती। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। हिम्मत राय शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रह गया।
और फकीरचंद बेकसूर साबित हुआ। इसके बाद अकबर ने हुक्म दिया, आज से दरबार में ये नियम होगा कि गवाही सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि सबूत से भी तौली जाएगी, ताकि किसी निर्दोष को सजा न मिले। बीरबल की मुस्कान वही थी, शांत, चतुर और व्यंग्य से भरी। अगली नई कहानी, बीरबल और आधा हुक्म। जब बादशाह का फरमान ही उलझन बन गया। एक बार की बात है, अकबर बादशाह का दरबार अपनी पूरी शान से सज-धज कर बैठा था। महफिल में हर ओर रौनक थी। दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे एक दूसरे की ओर देख मुस्कुरा रहे थे, पर सबकी नजरें बादशाह अकबर पर टिकी थीं। अकबर उस दिन कुछ ज्यादा ही गंभीर दिख रहे थे। उनके चेहरे पर ऐसी सोच की लकीरें थीं जो आमतौर पर युद्ध या शासन के किसी बड़े फैसले के समय ही दिखाई देती। दरबारियों में कानाफूसी होने लगी। लगता है बादशाह किसी नए कानून पर विचार कर रहे हैं, या शायद किसी गुप्त अभियान की योजना बना रहे हैं। नहीं नहीं, मेरे हिसाब से आज कोई अजीब फैसला होने वाला है। इतना कहना ही था कि अकबर ने गद्दी पर बैठकर ऐलान कर दिया, सुनो, आज से मैं एक नया नियम लागू करता हूं। किसी भी मामले में अगर मैं कोई हुक्म दूं तो उसे पूरा नहीं बल्कि आधा ही माना जाएगा। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। सबने एक दूसरे की ओर ऐसे देखा जैसे उनकी समझ पर किसी ने ताले लगा दिए हों। मंत्री अब्दुल रहमान ने धीरे धीरे पूछा, हुजूर, आपका मतलब? आधा हुक्म कैसे माना जाए? अगर आप कहें किसी को 100 सोने की थैली दी जाए तो क्या हम उसे 50 देंगे? या अगर आप कहें किसी को कैद करो तो आधा कैद कैसे होगा? अकबर ने रहस्यमयी मुस्कान दी, यही तो चुनौती है। देखना है कि मेरे दरबारी और वजीर इस आधे हुक्म को कैसे समझते हैं और अमल करते हैं। दरबार में हलचल मच गई। किसी ने इसे बुद्धिमत्ता की परीक्षा समझा तो किसी ने इसे मजाक। मगर सबकी नजरें धीरे धीरे एक ही दिशा में मुड़ी, बीरबल की ओर। बीरबल अपने होठों पर हल्की मुस्कान लिए बैठे थे। पहला मामला, इनाम का आधा हुक्म। उसी समय दरबार में एक किसान आया। उसने कहा, जहां पनाह, पिछले महीने आपने मुझसे कहा था कि अगर मेरी फसल समय पर तैयार हुई तो आप मुझे इनाम देंगे। अब मैं फसल लेकर आया हूं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, इसे 100 सोने की थैली इनाम में दो। फिर तुरंत बोले, पर याद रहे, आज से हर हुक्म आधा ही माना जाएगा। सिपाही उलझन में पड़ गए। उन्होंने किसान को 50 सोने की थैली दी। किसान चौंक कर बोला, हुजूर, ये तो अन्याय है। आपने 100 कहा था, मुझे आधा क्यों दिया? अकबर ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैंने नया नियम बनाया है। आधा हुक्म ही लागू होगा। पूरा दरबार खामोश हो गया। किसान बेचारा मायूस खड़ा रहा। बीरबल उठे और बोले, जहां पनाह, ये आधा हुक्म तो किसान के लिए अन्याय है। अगर आप 100 कहकर 50 ही देंगे तो किसान अपने बच्चों का पेट कैसे भरेगा? अकबर ने भौहें उठाई तो बीरबल, तुम क्या कहते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, आपने कहा था 100 सोने की थैली दो। आधा हुक्म मानने का अर्थ है कि आपके शब्दों का आधा हिस्सा लागू होगा। तो हमें 100 सोने को आधा नहीं करना चाहिए बल्कि थैली 2 को आधा करना चाहिए। यानी किसान को 2 की जगह सिर्फ 1 थैली देनी चाहिए, मगर उसमें पूरे 100 सोने होने चाहिए। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी जोर से हंस पड़े। उन्होंने किसान को पूरी 100 सोने की थैली देकर कहा, बीरबल, सचमुच तुम्हारी अकल का कोई जवाब नहीं। दूसरा मामला, सजा का आधा हुक्म। दूसरे ही दिन एक अपराधी को दरबार में लाया गया। उसका अपराध साबित था। अकबर ने गुस्से में कहा,
इसे 1 महीने के लिए कैद खाने में डाल दो। फिर याद आया, ओह मेरा नया नियम, आधा हुक्म ही लागू होगा। सिपाही समझ नहीं पाए। उन्होंने अपराधी से कहा, तुम्हें आधा महीना कैद भुगतनी होगी। अपराधी खुश हो गया। वह बोला, वाह, बादशाह का नया नियम तो बड़ा अच्छा है। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह ये सही नहीं है। अगर कैद आधे महीने की होगी तो अपराधी को असल में आराम मिलेगा, क्योंकि आधे महीने की सजा तो छुट्टी जैसी है। अकबर ने पूछा, तो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आपने कहा था 1 महीने की कैद, अगर आधा हुक्म लागू होगा तो कैद शब्द का आधा हिस्सा ही लागू होना चाहिए, यानी इसे कै तक ही मानना चाहिए, जिसका अर्थ है कि अपराधी को कैद खाने में नहीं बल्कि कैद खाने के बाहर दरवाजे पर खड़ा करके रखा जाए, ताकि सब लोग देखें और उसे शर्मिंदगी हो। दरबार जोर से हंस पड़ा। अकबर हंसते हुए बोले, वाह बीरबल, तुमने तो अपराधी को कैद से भी बड़ी सजा दे दी। अब ये आदमी कैद खाने के बाहर खड़ा होकर सबकी निगाहों का बोझ झेलेगा। तीसरा मामला, आधा हुक्म और बीरबल की परीक्षा। कुछ दिनों बाद अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने दरबारियों से कहा, आज मैं बीरबल को 1 हुक्म दूंगा, देखते हैं वो इसे आधा कैसे मानता है। अकबर बोले, बीरबल, तुम आज मेरे महल से बाहर जाकर शहर में लोगों को 500 सेर गेहूं बांटो। दरबारियों ने सोचा, अब बीरबल फंसेंगे, आधे हुक्म का नियम यहां कैसे लागू होगा। बीरबल मुस्कुराए और शहर की ओर निकल गए। अगले दिन जब लौटे तो उनके पास सबका हिसाब था। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुमने आधा हुक्म मानकर काम पूरा किया? बीरबल बोले, जी हुजूर, आपने कहा था 500 सेर गेहूं बांटो, इसका आधा हुक्म हुआ 500 सेर बांटो, यानी गेहूं का नाम ही हटा दिया, तो मैंने शहर में 500 सेर रेत बांट दी और सब लोग उसे घर बनाने में बड़े खुश हुए। पूरा दरबार ठहाकों से भर गया। अकबर ने हंसते हंसते गद्दी पकड़ ली। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। सचमुच आधे हुक्म का राज सिर्फ तुम ही समझ सकते हो। नतीजा, आखिरकार अकबर ने ऐलान किया, आज से आधे हुक्म का नियम खत्म किया जाता है, क्योंकि बीरबल की चालाकी के सामने मेरे हुक्म का आधा रहना असंभव है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, हुक्म पूरा हो या आधा, उसका मोल तभी है जब उसमें इंसाफ और बुद्धि दोनों हो। अकबर मुस्कुराए और दरबार हंसी खुशी से गूंज उठा। अगली नई कहानी, बीरबल और नकली दानवीर। जब दरबार में दिखावा करने वालों का पर्दाफाश हुआ। एक बार की बात है, अकबर का दरबार सुबह की धूप की तरह चमक रहा था। रेशमी पर्दों से छनकर आती किरणें दरबार की संगमरमरी फर्श पर पड़ रही थीं। चारों ओर सन्नाटा था, जैसे हर कोई किसी नई घोषणा की प्रतीक्षा कर रहा हो। दरबारी अपनी अपनी